चलिए, सब ठीक हो ना? जोर से बोलो ना। देखो पहले बता देते हैं, ये क्लास आज फटाफट क्यों कर रहे हैं, दो रीजन से। क्योंकि आईआर अभी चलेगा 3-4 दिन लगातार, तो जिनका भी फर्स्ट क्लास है चाहे लास्ट क्लास है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तेजी में क्विक एक बार जाऊंगा, आराम आराम से ही, क्विक लेकिन आराम से जाऊंगा। तो आप ध्यान में ये समझना कि जो लोग पढ़े हुए हैं रिवीजन करते चले जाना, बीच बीच में जहां पूछूंगा वहां बता देना। नहीं बता पाओगे तो आपको पता है कि इधर से थोड़ा, तो हम तो चुप बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ सुनाई देंगे, और सुनाएंगे तो बूस्टर का काम करेगा। तो अभी मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद मुझे आईआर अफगानिस्तान शुरुआत करना है। ध्यान से समझना, जो लोग कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैपिंग का इस्तेमाल होगा तो होगा, अदरवाइज मैपिंग के अलावा बहुत ज्यादा इस्तेमाल फिलहाल नहीं होगा। दूसरा चीज, आराम से सुनते चले जाओगे तो जल्दी से काम आसान हो जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, और हम आते हैं तो पेज ये वाला जो है, जैसे मैंने जिन लोगों को पढ़ा दिया हुआ है इसमें से ये वाला टाइमलाइन वगैरह मैंने पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं तेजी में इसलिए तैयार आ रहा हूं क्योंकि मुझे अफगानिस्तान पे आना है, और मैं आज ही भर यहां तक रखूंगा। उसके बाद जिनको मैं भूटान बता चुका हूं, भूटान आप पढ़ चुके हैं, अफगानिस्तान हमने शुरुआत किया था, मैंने कुछ वीडियोस भी भेजे थे उन लोगों को ग्रुप में कि देख लेना। वो मुझे पता था कि आप पूरा देख लेंगे दीपावली छठ में, तो आप अगर देख लिए होंगे जो लोग तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखे होंगे फिर भी यहाँ पे देख लेना, काम आसान हो जाएगा। तो आज ही भर मैं पेज 1 to 88 अप्रोक्स 1 से 88 तक, और याद रखना 1 से 88 पेज नंबर अपने आप में बहुत कुछ है, इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट प्लीज रहिएगा, आपसे निवेदन है। और कुछ मत करिएगा, फोन थोड़ा साइलेंट रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि ये पूरा का पूरा ध्यान से समझो, मतलब ये आपके लिए एक तरह से रामबाण वाला काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आईआर पढ़ रहे हैं तो आईआर से पहले मैपिंग पता होना चाहिए। अगर मैपिंग जिनको नहीं पता है वो, उनको मैं जो भी देते जा रहा हूं होमवर्क वो करते चले जाइएगा। क्लियर है? क्या सुन पा रहे हो? तो जोर से एक बार एनर्जी भरो ताकि आगे स्टार्ट करें जोर से। सब ठीक हो जैसा नो? तो सर अब थोड़ा सा शुरुआत में पहला है टाइमलाइन। मैंने पहले भी बोला है ये जो टाइमलाइन यहां बनाया हो, ये टाइमलाइन पूरा जीवन भर काम आएगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आईआर हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, लगभग करंट अफेयर हर जगह ये काम आएगा। क्या सुन पा रहे हो? तो जो लोग कॉपी नहीं बनाए हैं, कॉपी अपना निकाल के रख लीजिएगा एक सेपरेटली, और उसमें मेन चीज जिनको लिखवा चुका हूं उसमें अपडेट करते चले जाइएगा। क्लियर है? हो सकता है कि जो मैंने लिखवाया है उसके अलावा कुछ वैसा नया चीज आपको यहां दिख जाए, तो आप वहां पे खुद अलर्ट रहकर उस चीज को इंपॉर्टेंटली आप नोट कर लेना। सारा कुछ नोट करवाना असंभव टाइप हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, देखो आईआर के अकॉर्डिंग अगर हम उसके थीम की बात करते हैं तो थीम अलग अलग प्रोसेस है, ध्यान से समझना। अगर हम थीम में बांटेंगे तो थीम बहुत लोगों को मैंने लिखवाया वो भी है कि थीम कौन सा है, तो जिन लोगों को लिखवाया हूं बता दो पहले थीम क्या क्या है, जल्दी से फटाफट। पहले ही थीम तो पता होना चाहिए, तो थीम जरा बताओ कि क्या है। लिखवाया सबको हूं, नहीं बताओगे तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। टोटल कितना थीम था? 12 कौन बोल रहा है? अच्छा 7, हाँ थीम 7 तो सही है, चलो डन। तो 7 थीम था, 7 थीम में पहला थीम बोलो। हाँ तो बेसिक्स ऑफ आईआर, चलो गुड। उसके बाद आगे पहला थीम बेसिक्स। तो जो लोग नहीं लिखे हैं प्लीज एक बार नोट डाउन करते जाना, रफ में ही, रफ कॉपी में ही लिखते जा जाना, एक बार लिख लो, क्योंकि एक बार ये थीम लिख लोगे तो हमें बताना आसान हो जाएगा। तो पहला थीम 1 क्या हो गया? बेसिक्स। प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहना। थीम 1 बेसिक्स ऑफ आईआर। थीम 2, थीम 2 में है यूरोप इन इट्स मेडाइवल एरा। यही है ना कि यूरोप का मेडाइवल एरा में, मध्यकालीन जो है उस समय क्या सिचुएशंस था यूरोप का, वो इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं? तो यूरोप थीम 2। उसके बाद इसमें एक और चीज होगा, यूरोप के बाद उसी में क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वेरी गुड। तो एक हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थीम 2 बोलते जा रहा हूं, ध्यान में रख लेना, थीम 2 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसी के अंदर एक और होगा, चलो बहुत बढ़िया, थीम 3। तो थीम 3 क्या है? स्टोरी ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, कैसे यूनिफाई होने के बाद इतना पावरफुल बना, और जर्मनी का बनना ही अपने आप में वर्ल्ड वॉर 1 का जो है एक संकेत का काम हो जाएगा, और ऑटो वन बिस्मार्क इसमें जिम्मेदार होंगे। इसके साथ एक और होगा जर्मनी के बाद, और वर्ल्ड वॉर 1। तो सर ये वर्ल्ड वॉर 1 वाला पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर कट हो जाएगा। WW1 WWE नहीं है, WW1 है वर्ल्ड वॉर 1। उसके बाद नेक्स्ट थीम 4, हाँ तो बोलो ना, एंट्री ऑफ यूएसए। तो जब एंट्री ऑफ यूएसए है उसने वर्ल्ड वॉर 1 को कन्वर्ट कर दिया। तो फिर से बोल रहा हूं, थीम 1 बेसिक्स ऑफ आईआर, थीम 2 यूरोप इन मेडाइवल एरा, और यूरोप इन मेडाइवल एरा में उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। थीम 3 में मैंने क्या बोला? स्टोरी ऑफ जर्मनी, और जर्मनी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 1 के साथ एंट्री ऑफ यूएसए। क्लियर है? थीम 4 चाइना, उसके बाद कोल्ड वॉर, और एक और होगा क्या? कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म जो है स्प्रेड होना, वो वाला पार्ट। कोल्ड वॉर जैसे शुरू होगा
तो चाइना का इतिहास के साथ साथ और भी चीज उसमें देखना शुरू करेंगे, वो आप वहां पे कवर अप हो जाएगा। थीम 5, अच्छा थीम 4 में एक और होगा, चाइना, उसके बाद कोल्ड वार, और कोल्ड वार के साथ एक और, अच्छा कम्युनिज्म, ठीक। थीम 5, अब थीम 5 में इंडिया का रिलेशन सारे नेबरिंग कंट्री से कैसा है, मतलब इंडिया अगर, इधर ध्यान से समझना, इंडिया का अफगानिस्तान के साथ, इंडिया का नेपाल के साथ, भूटान के साथ, उसी तरीके से सब म्यांमार के साथ क्या रिलेशन है वो बोलेंगे। तो इंडिया का रिलेशन किसके साथ, नेबरिंग स्टेट्स के साथ। उसके बाद थीम 7, हाँ तो थीम 6 क्या है, हाँ तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, नेबरहुड पॉलिसी हो गया। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, विदेशी, और उसके बाद नेबरहुड पॉलिसी के साथ एक और भी है, लास्ट है, कौन सा, तो सर थीम 7 में आपका और हमारा फेवरेट है जो बच गया वो थीम 7 में हो गया। देखो सुनना ध्यान से, जो लोग को याद है ठीक है, नहीं याद है रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। पहला थीम 1 जल्दी बोलो, बेसिक्स। थीम 2 यूरोप एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना, ठीक है। थीम 3 जर्मनी, जर्मनी, स्टोरी ऑफ जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 1, एंट्री ऑफ यूएसए। थीम 4 चाइना, कोल्ड वॉर एंड कम्युनिज्म, क्लियर। थीम 5 इंडिया रिलेशन विथ नेबरिंग स्टेट्स, और उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और क्या है, इंडिया नेबरहुड पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट थीम मिसलेनियस हो गया। ध्यान से समझना, अगर ये टोटल 7 थीम है तो इस 7 थीम को प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा, ये 7 थीम बहुत काम आएगा, मैं पहले बता देता हूं, इसके बिना कुछ नहीं होगा। इसमें और सारी चीजें हैं जो काम आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब भी मैंने बोला है कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसीलिए आपको अपने क्लासरूम में थीम लिखा हुआ मिल जाएगा सबका। बगल में देखोगे जो वहां बैठे हुए थे वो लोग भी चाहते, बगल में देखो तो वहां सारा सब्जेक्ट का थीम लिखा हुआ है। जब भी कभी आपको रिवीजन करे कि हम क्या पढ़े हैं, थीम देख लो, काम आसान हो जाएगा, बात खत्म है। लेकिन फिर भी क्या है सर, आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप जरा टाइमलाइन जरा ध्यान से देखिएगा, इधर वाला राइट साइड वाला 1914 से 18 वाला। चलो मैं प्लीज थोड़ा सा बोलते जाता हूं, रिपीट करना ध्यान से समझ। देखो इधर 1914 से 1918 19 क्या है, वर्ल्ड वॉर 1, क्लियर है। ध्यान से डेट रखना, डेट पूछना है बस, मैं तेजी में बताते जा रहा हूं। 1939 1945 वर्ल्ड वॉर 2, WW जहां लिखा हुआ है तो WW2 समझ लेना ध्यान से। 1946 के आगे, अब चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होगा तो उसमें ऑलरेडी मैंने बोला वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराना, और वो बम गिराने के बाद सबसे ज्यादा रसिया और अमेरिका में अपना टसन होना, और जिसके बाद शुरू हो जाएगा कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर का मीनिंग मैंने सिंपल अभी बोला है फिर से, कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है, मिलिट्री फाइट नहीं करेगा लेकिन अंदर ही अंदर फाइट कर रहा है, आइडिया उसका फाइट कर रहा है एक तरीके से। तो कोल्ड वॉर हो गया 1946 से आगे तक, समझ पा रहे हैं, क्या सुन पा रहे हो। और 1946 के बाद अगर आएंगे तो 1991 से 2008 है, यानी कि 1946 से 1991 के बीच में भी तो कुछ सिचुएशन हुआ होगा, वो सब कोल्ड वॉर ही चल रहा है। यानी कि अगर हम कोल्ड वॉर बोल रहे हैं तो 1946 ऑनवर्ड्स, मतलब 1946 से लेकर कब तक, 1991 तक। 1991 तक क्या चलेगा, कोल्ड वॉर। क्यों, क्योंकि 1991 में रसिया टूट जाएगा, वो आपको पता है, और रसिया टूट जाएगा, रसिया कमजोर पड़ जाएगा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री कौन हो जाएगा, अमेरिका, जो कि पूरा का पूरा कंट्री एक यूनिपोलर हो जाएगा। क्या सुन पा रहे हैं। तो 1991 से 2008 में पोस्ट कोल्ड वॉर हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद अब रसिया वापस से बन रहा है 2008 में, और 2008 से अभी तक जो है वो एज ऑफ अनसर्टेनिटी है। इसलिए क्योंकि हमको अभी तक पता नहीं है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन पावरफुल नहीं है, और कोरोना के बाद तो और पता नहीं है कि कौन कितना पावरफुल होगा, कौन कितना पावरफुल नहीं होगा। तो सर वही है, इन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, दिस लेड टू राइज ऑफ चाइना, एंड टुडे वी लिव इन एज ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ क्या, और कोविड जो है अनसर्टेनिटी को और बढ़ा दिया है, अनिश्चितता को, कि कौन पावरफुल है। क्योंकि आजकल अमेरिका बोल रहे अकेले हरा देंगे किसी को, तो भी पॉसिबल नहीं है, अगर रसिया बोले तो भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए अनसर्टेनिटी काफी बढ़ चुका है। तो हम जो इधर डिस्कशन करते हैं उसका डिस्कशन का क्रक्स आपको यहां मिल जाएगा, क्लियर है। इसमें सभी को मैं बता चुका हूं
जिनको नहीं बता चुका हूं परेशान मत होना, ध्यान से पूरा अलर्ट रहना, प्लीज अपना दिमाग इधर उधर कहीं नहीं ले जाना। आते हैं आगे, तो आगे आएंगे तो ओवरऑल मैंने क्या बताया, प्लीज मेरी तरफ माइंड मैप देखना। 1914 से 18 क्या, वर्ल्ड वार 1। 1939 से 45 वर्ल्ड वार 2। कोल्ड वार 46 से 91, पोस्ट कोल्ड वार 91 से 2008। 2008 के बाद एज ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ गया। अब यहां पे देखना इधर लेफ्ट साइड में कैसा बनाया हुआ है, वो है रिवीजन फॉर एग्जाम, इधर है कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से समझना। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर 1899, इसमें कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का एरा था, क्योंकि सर हर कोई दूसरे पे राज कर रहा था, और मैंने दोनों का मीनिंग बताया हुआ है, इंपीरियलिज्म का भी और कोलोनियलिज्म का भी। जब भी कोई देश जब किसी दूसरे देश पे राज करे और सिर्फ उसका संसाधन इस्तेमाल करे तो उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म, औपनिवेशीकरण बोलते हैं ना। और जब भी कोई देश जब किसी दूसरे देश पे राज तो कर रहा है, मतलब उसका संसाधन इस्तेमाल कर रहा है प्लस उस पर अपना सरकार भी चला रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, कोलोनियलिज्म। जैसे हम बोलते हैं ब्रिटिश कॉलोनी, तो कॉलोनी का मतलब है कि आपका संसाधन प्लस आपका सरकार दोनों चला रहा हो। क्लियर है। अब उसके नीचे आएंगे 20th सेंचुरी, तो 20वीं सदी में आते हैं, तो 1900 से 1999 2-3 घटना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 एंड कोल्ड वार। क्लियर है। तो सर 19th सेंचुरी बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं 21st सेंचुरी का, तो सिंपल इसका मतलब है कि पोस्ट कोल्ड वार की बात हम लोग कर रहे हैं। अब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी, तो जब भी कभी 19th बोले तो 1800 से 1899 सोचना, जब हम 21वीं बोले तो कब से कब तक, 2000 से लेकर 2099, 22वीं बोले तो 2100 से लेकर 2199, अब 25वीं बोले तो 2400 से लेकर 2499। ये समझ लेना इसलिए क्योंकि बहुत जगह पे डेट नहीं लिखा रहता है, सीधा दे दिया जाता है 19वीं सदी की बात है। अब आप 19वीं सदी में क्या है, खो जाते हैं। आगे अब हम टाइमलाइन में आते हैं, ध्यान से समझना। तो 1945 से 91 यहां देखना, और 45 से 91 वो फेज है जब कोल्ड वार, सर इधर वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका है और वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार इस्तेमाल हो चुका है। 1991 के आगे पोस्ट कोल्ड वार का सिचुएशन है, और उसके बाद वर्ल्ड देखना। अब जैसे चूंकि मैंने बोला 1991 से 2008, ध्यान से समझना, वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर। मतलब क्या है, सिंगल। यूनिपोलर क्यों, क्योंकि सर उस समय रसिया 1991 तक बिल्कुल टूट चुका था। जो रसिया जिसको पहले क्या बोलते थे, यूएसएसआर, तो यूएसएसआर इतने 15-16 कंट्री में बिल्कुल डिवाइड हो चुका था, तो रसिया अब कमजोर हो गया। जब खुद के घर में आग लगाओ तो क्या ही लड़ेगा। और रसिया जब कमजोर हुआ तो सबसे बड़ा उसके आगे चेंज हुआ क्या, कि अमेरिका पार्टी मना रहा है कि भैया हम जो है अकेले बच्चे हैं, तो वर्ल्ड क्या चले गए, यूनिपोलर में। लेकिन मुझे बताना, वर्ल्ड वार 2 से पहले क्या वर्ल्ड यूनिपोलर था कि बाइपोलर था? वर्ल्ड वार 2 से पहले जल्दी बताओ, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में लड़ाई हुआ, उस समय भी वर्ल्ड वार 1 में लड़ाई होने के बाद भी यूएसए जो है पावरफुल तो था ही, वर्ल्ड वार 2 में भी पावरफुल था। ध्यान से एक बात समझना कि जब भी कभी बोले कि सर एक कोल्ड वार वाला सिचुएशन, तो कोल्ड वार वाला सिचुएशन बताओ ये बाइपोलर है कि यूनिपोलर है? ये तो बाइपोलर है ना, क्योंकि अमेरिका भी पावरफुल है और रसिया भी पावरफुल है। और रसिया इस बात से नाखुश है कि अमेरिका बिना बताए एटम बम का परीक्षण कर चुका है और जापान पे गिरा भी चुका है, जबकि रसिया और अमेरिका बहुत खास दोस्त, ऐसे दोस्त की पूछो मत, और ऐसी दोस्ती और कहां। लेकिन उसके बावजूद जब दोस्त जो है बेईमानी करता है तो लड़ाई होता है, और दोस्त का लड़ाई सर सौदागर फिल्म टाइप चलता है। तो उसमें मतलब मस्ती वाला बात यह है कि जब हम बोलते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है, तो यूनिपोलर का सिंपल मीनिंग है कि रसिया टूट चुका है। क्लियर है। अब 1991 से 2008 के बाद 2008 से नाउ तो मल्टीपोलर अब हम स्टेट में है। अभी क्या हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड यूनिपोलर है या बाइपोलर है? नहीं, अभी मल्टीपोलर बोलेंगे, क्योंकि कोई एक कंट्री पावरफुल आज नहीं है। चाइना भी कमजोर नहीं है, रसिया भी कमजोर नहीं है, इंडिया भी कमजोर नहीं है। और उधर जो कटोरा कट है जापान वाला कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, वो सब भी ऐसा ही जो है, वो सब भी कटोरा कट। समझ में आ रहा है वो? तो लॉजिक ये है कि आजकल कौन पावरफुल है पता नहीं है, इसलिए हम लोग आजकल मल्टीपोलर में रह रहे हैं, ना कि यूनिपोलर या बाइपोलर में रह रहे हैं। क्लियर है यहां तक? आगे नेक्स्ट। अब यहां से 1991 से 2008 यूनिपोलर की बात की गई है, और बाद में एक क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सर सिंपल सा बात है, आज के समय में जब से कोरोना हुआ तो उसके बाद से एज ऑफ अनसर्टेनिटी और बढ़ गया, क्योंकि अभी फिर नहीं पता है कि किसका इकोनॉमी कितना बढ़ गया, कितना पावरफुल हो गया। तो ओवरऑल अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा? एक ही बात समझ में आना चाहिए सबसे फर्स्ट, टाइमलाइन वर्ल्ड वार 1 का मुझे बताना जरा, कोई गुलो तो नहीं देखेगा, फटाफट बताना, तेजी में बोलते जाना। 14 से 18 वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वार हाँ 46 से 91, यूनिपोलर 91 से 2008, बाइपोलर
46 से 91, क्योंकि बाइपोलर इसलिए बोल रहे हैं 46 से 91 क्योंकि कोल्ड वॉर का समय चल रहा है। अब आते हैं सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो लोग नहीं लिखे हैं ध्यान से समझना, पीडी भी चला जाएगा, आप लिख लेना, बट यहां पे थोड़ा प्लीज ध्यान देना, जहां इंपॉर्टेंट लगे सुनते सुनते लिखने की कोशिश करना। अब एक वर्ड है डायस्पोरा, और ये डायस्पोरा का हिंदी होता है प्रवासी। तो जो प्रवासी मजदूर जो बार बार बोलते हैं ना, वो प्रवासी मजदूर, और इसमें फर्क है। अच्छा अभी देखोगे बार बार तो डायस्पोरा का भी जिक्र बहुत हो रहा है आजकल, ध्यान से समझना। बीजेपी मैंने बार बार बोला है कि डायस्पोरा को फेवर करता है। डायस्पोरा का मीनिंग समझ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो डायस्पोरा का सिंपल सा मीनिंग है सिटीजन ऑफ वन स्टेट हु स्टार्टेड लिविंग इन अनदर स्टेट दैट सेटल और मेनी जनरेशंस। सिंपल सा लॉजिक अगर राइट वाले में देखोगे तो जो भी कोई ऐसा आदमी जो दूसरे कंट्री में चला गया और मिनिमम उसका कितना जनरेशन वहां रह गया, 2 जनरेशन, मतलब किसी के दादाजी गए और वहीं बस गए और उसके बाद आप पोता तक बसा हुआ है वहीं पे, तो 2 जनरेशन एटलीस्ट जहां पे भी रह गया उसको बोलते हैं क्या, डायस्पोरा। बाकी इसमें और कुछ नहीं। इसमें एक पॉइंट है इधर कि अगर हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा, इसका मतलब क्या, ये लोग इंडिया में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं? अरे डायस्पोरा का मतलब है कि एक देश का आदमी दूसरे देश, भैया अगर वही रही रहेगा तो डायस्पोरा, इसका मतलब हम सब डायस्पोरा ही है। तो सर लॉजिक क्या है कि डायस्पोरा का वर्ड तब जिक्र करते हैं जब एक देश का आदमी किसी दूसरे देश में चला जाए और वहां जाकर वो मिनिमम कितना जनरेशन रहा हो, 2 जनरेशन। ये नहीं कि 20 दिन रहेगा तो डायस्पोरा कहने लगे, जैसे इंडिया में नहीं बिहार में खासकर होता है, दिल्ली जाकर 2-3 महीने को रह गया आके दिल्ली भाषा करेगा, तेरे को मेरे को करने लग जाएगा। 2 महीने में ऐसा लगेगा कि सर वो नौटंकी उसका शुरू हो गया है, और देखने वाले भी कहते हैं हाँ हो गया। जैसे ही आएगा वो भाव बनाएगा, वो तेरे को मेरे को कहना शुरू करेगा, उसके बाद दिल्ली को कहेगा दिल्ली, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये गया है 2 महीना के लिए। तो लॉजिक है सिंपल कि डायस्पोरा का मिनिमम कितना जनरेशन, 2 जनरेशन। और दूसरा, क्या हम लोग एक ही जगह कहीं अवेलेबल है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में? ढेला फेंक दो, हर जगह बिहारी, समझ में आ रहा है? चाहे वो अमेरिका हो चाहे कहीं हो, कहीं पे भी फेंक दो, ठीक ठाक पोजीशन पे आपको बिहारी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मोतिहारी का मिलेगा आपको यूएसए में, परेशान नहीं होइएगा। तो लॉजिक ये है कि इंडियन डायस्पोरा का ग्लोबल प्रेजेंस है पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ज्यादातर कहां है तो सर उसमें कुछ एरियाज है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादातर लोग हैं, उसके बाद साउथ एशिया में भी लोग हैं, यूएसए में भी है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और इन सारे जगहों पे है। अब इसमें सर मैपिंग अगर आपको एशिया वाले जिनको पढ़ाए उठिए, जिनको नहीं पढ़ाए वो लोड मत लेना, आज भेज दूंगा। तो अगर उसमें पढ़ाएंगे तो साउथ ईस्ट एशिया वाला कौन सा रीजन हो गया, जल्दी बताओ? इंडोनेशिया, उसका बाद वाला जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम सारा हो गया। उसके बाद कौन, साउथ एशिया, नीचे जो साउथ एशिया आएंगे श्रीलंका की तरफ, और ये सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो सर यूरोप वाला पार्ट, और अमेरिका तो पूछो मत, अमेरिका में तो हम ऐसे ही भरे हुए हैं। अमेरिका में तो जितना ज्यादा जो पावरफुल वेल्थ एक्यूमुलेट किया हुआ है उसमें से अधिकतर का ओरिजिन तो इंडियन ही है। वो अलग बात है कि इंडिया में उसको फेवर नहीं मिला तो कहीं और चला गया, ठीक है भाई? ये हर दिन का इसका हो गया है, ले प्यार से। चलिए अब इसके बाद डायस्पोरा का मीनिंग क्लियर है, तो मिनिमम कितना जनरेशन, 2 जनरेशन, बात खत्म। बाकी इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं लाना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अलायंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलायंस मैंने शायद आप लोगों को बताया था लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताया, मतलब जो पहले वाले को बताया हूं, इस वाले बैच में थोड़ा अलायंस को मैंने हल्का सा उसमें स्किप किया था, ठीक है? तो अलायंस भैया ध्यान से देख लेना और तब जीवन का आनंद ले लेना। सबसे पहला अलायंस का हिंदी भले ही संधि हो सकता है, गठबंधन हो सकता है, समझौता हो सकता है। क्या रेडी हो? देखो भैया जब क्लास में रहना तो 3 पोस्चर कभी मत करना, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरह से बिल्कुल मत करना, नहीं तो आएगा नींद, और भयंकर वाला नींद आएगा। उसके बाद हम सुन रहे होंगे, उसके बाद आप कहेंगे, उसके बाद जो चलने लगेगा ना, उसके बाद अलग लेवल पर, फिर को थोड़े बाद जमाई शुरू हो जाएगा, फिर पीछे वाले कहेंगे आगे आगे सीधा। ऐसा आप पोस्टर्स मत बनाइए कि आपको जो है काम होने लगे, ठीक है? बाकी मर्जी आपकी है, आप सो जागो जो भी करो। खैर अलायंस पे आते हैं, क्या रेडी हो सब? अच्छी ईमानदारी से बोलना, बोर्ड नहीं ना हो रहे हो तो सर बोर्ड नहीं हो रहे हो तब भी जो है बोलना नहीं है। पहला पॉइंट है अलायंस पे समझने के लिए ध्यान से समझना, इधर का जो लाइन बताऊंगा उसको समझ लेना। फर्स्ट, अलायंस कभी भी पावरफुल कंट्री प्रपोज करेगा। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि चलो मिल लेते हैं दोनों, जैसे मान लो गूगल का एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं बस अभी के लिए। गूगल का जो है सीईओ कौन है, नाम तो जानते करते होंगे। हम लोग कम से कम इंडिया के लोग जब इंडिया में रहते हैं उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन वही लोग जब बाहर चले जाते हैं तो कम से कम इज्जत तो करते हैं। ये एक बड़ा खास प्रवृत्ति का है, ये प्रजाति इंडिया में ही पाया जाता है। जब तक वो आपके गांव घर में है उसका कोई इज्जत नहीं है। जैसी वो दिल्ली उल्ली चल गया या अगर विदेश चले गए तब तो सुनो ही मत,
भले वो विदेश में जाके फावड़ा ही क्यों नहीं मार रहा हो, लेकिन उसका इज्जत सर, अरे नाम पहले था सब उसको गोबरवा गोबरवा बोलता था गांव में, जैसे उधर गया तो गोवर्धन भैया हो गए। तो लॉजिक है सर कि इंडिया में लोग ये नहीं पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, वो कहाँ रहो, आप जैसे बोल दिएगा दिल्ली, बस 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 क्या करो, रांडा मारी ले। अब सर वहां अब ये जो है ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे जगह के नाम से पहचान माने जाता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। खैर, पावरफुल कंट्री हमेशा प्रपोज करेगा अलायंस, दिमाग में रख लो। जैसे अमेरिका ने प्रपोज किया, मान के चलो नेपाल को, कि बेटा ऐसा है हम दोनों एक साथ हो जाते हैं। ध्यान से समझना, अमेरिका बोला एक साथ होने के लिए, पहला बात आप मुझे बताओ, जब भी कोई पावरफुल कंट्री जब किसी को प्रपोज करेगा तो सर जो कमजोर कंट्री है उसके पास ऑप्शन बड़ा कम है ना कहने का। पहली बात तो ये, वो सर दबाव में आ जाएगा। सुन पा रहे हो? आप मुझे बताओ, इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में, इसी में हुआ ना? तो उस समय पावरफुल कंट्री दो थे, कौन कौन? और रसिया। ठीक, इन दोनों ने दबाव डाला हुआ कि मेरे में मिल, मेरे में मिल। तो उस समय का जो मिनिस्टर्स रहे होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, आजकल आप एक चीज देख रहे होंगे, बहुत लोग जो है यूट्यूब पे रील्स बनाने के चलते में सबसे पूछ रहा है आम आदमी से कि प्रधानमंत्री भारत के कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये आप देखिएगा। और एक टीचर लोग से भी पूछा जा रहा है, जैसे जो अभी नया नया टीचर लोग जो रिक्रूट हुआ है, तो वो लोग से भी पूछा जा रहा है। अब जिनसे उनको मिला, क्या मिलता है, जिनसे उनको प्राइज मिला, जिनसे उनको लेटर मिला कि आप ज्वाइन कर सकते हैं समझ में है, उन्हीं के बारे में पूछा गया कि आपको जो लेटर दिए हैं, नहीं ऐसे पूछ के नहीं कि मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति ने आपको लेटर दिया ऐसा, तो पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो जी मनमोहन सिंह है। अब मान के चलिए इस तरीके का कांड अगर हो तो बेकार तो चीज होता ही है, बेकार लगता ही है। और अब इसी चीज को यूट्यूबर लोगों ने, जो छोटे छोटे रील जिनको काम नहीं है, वो किसी भी आम आदमी को पकड़ लेता है जाते जाते, कहता है बस एगो काम करिए, बस 4 गो शर्त है। ये सब इतना नौटंकी, इतना फ्री टाइम है कि वो अपना वही कर करके वो पैसा कमा ले रहा है। यही आदमी जिसको पकड़ रहा है, सोचिए कितना बेरोजगार है। आप सोच के देखिए कि कितना बेरोजगार है कि उसका 5-6 को क्वेश्चन जवाब देने के लिए शर्त कर दिया, हाँ, क्योंकि बेरोजगारी का हद है। अब उससे पूछ लिया कि क्या बताइए राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, अब सर फुल नाम नहीं पता है, ठीक है आपका नाम फेल हो गया। वो क्या करता है, 3 गो आसान क्वेश्चन पूछ लेता है, और चौथा क्वेश्चन पूछ लेगा हार्ड। अब नहीं कहेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो टाइम ही बर्बाद हुआ। और कहता है कि एक क्वेश्चन सही दे दिए, ले लिए 50 रुपया मिल गया। तो क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे? अब लग रहा है कि केवीसी का अमिताभ बच्चन नहीं। उसके बाद फिर क्या है, बोलेगा हाँ रिस्क ले लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पूछ लिया, उसके बाद तीसरा, बोलेगा आप रिस्क ले रहे हैं, हाँ रिस्क ले लेंगे। चौथा जैसे पूछा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये इतना बेकार चीज ऐसा चल रहा है, और इसको लोग इतना देख रहे हैं जिसका व्यूज लाखों में चल जा रहा है। क्यों? काम ही नहीं है, इसलिए आजकल रील्स जो है थोड़ा सा दिमाग आपका बेकार कर चुका है। ध्यान रखिएगा, इधर देखिएगा, पावरफुल कंट्री प्रपोज करेगा, लेकिन उससे पहले अलायंस के लिए कुछ शर्त है, और 3 शर्त है। जरा देखिए लेफ्ट साइड में क्या क्या है। एक है पॉलिटिकल, उसके बाद क्या है इकोनॉमिकल, और उसके बाद क्या है सोशल। कल्चरल होगा, हाँ सोशल में आ सकता है वो, लेकिन कल्चरल हम अभी इसको हाँ पॉइंट करेंगे। इसको सिंपल सा समझने के लिए ना, आई थिंक सिंपल सा समझने के लिए एक चीज में आसान होगा। ये क्यों ऐसा हो जाता है पता नहीं चलता है, कभी देखना पड़ेगा। देखो शादी जब होता है वो भी एक तरह से गठबंधन ही है, गठबंधन प्यार के। भोजपुरी फिल्म नहीं आता है, तो शादी में क्या है, बहुत सारा पत्री, जन्म पत्री, फिर फलना, मामा के का कारण, दादा कारण, परदादा यही से आर्यन की इंडो आर्यन थे, क्या थे, ये सारा कुछ पता गया जाता है। तो लॉजिक क्या है, अलायंस जब होगा तो उसमें सबसे पहला वैल्यूज है पॉलिटिकल वैल्यूज। पॉलिटिकल वैल्यूज मतलब सिंपल सा है कि अगर हम डेमोक्रेटिक हैं तो क्या आप डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं है। ध्यान समझना। अब हम और पाकिस्तान अलायंस कर सकते हैं कभी? हम अलायंस नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान एक्वायर कर सकते हैं। ध्यान समझना, एक्वायर, अलायंस कभी नहीं होगा, वो एक्वायर होगा। अलायंस हम किसके साथ कर सकते हैं? अमेरिका के साथ कर सकते हैं, हम जापान के साथ कर सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकते हैं, लेकिन सर पाकिस्तान के साथ हम एक्वायर करेंगे। तो ध्यान समझना, पॉलिटिकल वैल्यूज का मतलब क्या है कि एक जगह जहां तानाशाह है और एक जगह जहां पे आराम से प्रॉपर इलेक्शंस होता है। तो पॉलिटिकल वैल्यूज का मतलब क्या, सब सुन रहे हो? रेडी हो? जोर से बोलो, यस और नो? सर सोना मत। तो पहला है कि अगर ए एंड बी बोल रहे हैं तो पहला चीज बोल रहे हैं कि दोनों कंट्री सेम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। जैसे शादी होता है तो बोलते हैं भैया तुम क्या पुलिस में हो, तो ठीक है उसका पत्नी भी पुलिस में हो जाएगा। एक स्वाभाविक सा ट्रेंड चला था। तू डॉक्टर तो डॉक्टर, तू बेरोजगार तो बेरोजगार मिले। आप समझ में आए? तो सिंपल सा बात है। तो पॉलिटिकल वैल्यूज में आप डेमोक्रेटिक हैं तो आपका डेमोक्रेटिक दोस्त होना चाहिए। दूसरा,
इकोनॉमिकल वैल्यू, आप क्या अपने देश में व्यापार व्यापार करने देते हैं कि सर पाकिस्तान की तरह खाली आतंकवाद का व्यापार करते हैं? तो लॉजिक क्या है, व्यापार करने के लिए बाहर की कंट्री आती है, सारा कुछ स्मूथली चलता है तो डन। जैसे इंडिया में हम क्या बाहर के कंपनी को अलाउ करते हैं? यस। तो सर अगर हम जापान के साथ कर रहे हैं, जापान भी अलाउ करता है? यस। तो दोनों का हमारा काम हो गया, यानी कि हम पहला, जापान भी डेमोक्रेटिक, हम भी क्या डेमोक्रेटिक। दूसरा, हमने उनको क्या बोला, बिजनेस आप भी देते हो, बिजनेस हम भी देते हैं। और तीसरा, कल्चरल वैल्यूज, हम बुद्धिज्म, अरे हम भी तो बुद्धिस्ट को प्रमोट करते हैं, और बुद्धिज्म तो बुधवा बुधवा तो जो बोलते थे लोग यहाँ पे, जब बुद्ध भगवान थे तो उनको बुधवा बुधवा बोलते, वही जब बुद्धिज्म को लेकर पहुंचा दिए पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में तो बुद्धिज्म पॉपुलर हो गया। तो बुद्धिज्म चूंकि हमारे यहां से गया है, उनका भी बुद्धिज्म एक है, तो लॉजिक क्या है, तीनों का तीनों वैल्यूज मिल गया। तो क्या अलायंस पॉसिबल है कि नहीं है? यस। तो अलायंस के लिए कितनी चीज जरूरी है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। क्लियर है यहां तक? अब ये अलायंस के लिए होना ही चाहिए, मस्ट है। अब अगर ये नहीं होता है या ये चीज इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है तो फिर अलायंस में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या समझ पा रहे हो? कभी कभी अलायंस इसलिए भी हो जाएगा अगर ये तीन सेटिस्फाई नहीं भी होता है, अगर मान लो दो ही सेटिस्फाई हो जाता है तब भी अलायंस हो जाएगा। लेकिन जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? तीन चीजें जरूरी हैं, बाकी इसके अलावा जब चेंजेस होगा नहीं होगा वो बात की चीजें हैं। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल में, समझ लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। मान लो इंडिया और भूटान का एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझना। तो इंडिया और भूटान में लेते हैं तो सर वो भी एक डेमोक्रेटिक है, चुपचाप शांति शांति कंट्री है। हम उसका इकोनॉमिकल वैल्यूज लेते हैं, वो भी अलाउ करता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अलाउ करता है, हम भी अलाउ करते हैं। कल्चरल वैल्यूज में बुद्धिज्म फिर आ गया तो काम हो गया। क्या समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से अलायंस हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन सर हर चीज का दूसरा पहलू होता है। जैसे कर्जा बोल रहे हैं तो कर्जा डायरेक्ट बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं ईएमआई। ध्यान से समझना, इस दुनिया में हर कोई दूसरे रिसोर्स को या दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट करता है। अब जैसे टर्म जैसी बोला कोई भी तो उसके पीछे दूसरा मकसद होगा, लेकिन समाज में वो चीज अच्छा लगे तो डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो लॉजिक क्या है, जैसे शादी कर रहे हैं तो शादी का भी पर्पस अलग चीजें हैं, लेकिन सर वो दिखाना नहीं है, और जो चीजें हैं उसको बस स्मूथली पैकेज करके दे देना है मार्केट में ताकि उन्हें लगे। तो अलायंस का भी सेम है, देखने में सब ठीक है, लेकिन अलायंस का मेन मकसद है कि वो पावरफुल कंट्री हमेशा प्रपोज करेगा लगभग कमजोर कंट्री को, और उसके बदले ध्यान से समझना उसका सुरक्षा प्रदान करेगा कि बेटा तुमको कुछ भी होगा तो हम आएंगे लड़ने। जैसे अमेरिका ने अलायंस किया जापान के साथ कि बेटा जब तुमको कुछ दिक्कत होगा तो हम खड़े रहेंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? तुम्हारा मार्केट, तुम्हारे मार्केट में हमारी कंपनी बिजनेस करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। अरे भैया आप मुझे बताओ, आप व्यापार कर रहे हो, क्या सुन पा रहे हो? व्यापार कर रहे हो और व्यापार करने के लिए आपके पास मार्केट ही नहीं है, और जहां बेचने जा रहे हो वहां कोई अलाउ नहीं कर रहा है बेचना आपको, तो फिर आप प्रोडक्ट बनाकर क्या ही करोगे? तो सर अलायंस का दो पर्पस है, होने के लिए तीन शर्तें हैं, लेकिन अलायंस का दूसरा पहलू क्या है कि पावरफुल कंट्री ही हमेशा प्रपोज करेगा कमजोर को, और क्या क्यों करेगा? क्योंकि उसको उसका मार्केट चाहिए और बदले में उसको क्या देगा? सुरक्षा देगा। क्लियर है यहां तक? तो सर अलायंस का दोनों पहलू आपके साथ यहां पे क्लियर है। इसके लिए मैंने बोला था, देखो नाटो सुना होगा, अब नाटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, अच्छा बताना अटलांटिक ओशन का कौन सा शेप था? पक्का ना? तो सर नॉर्थ अटलांटिक है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर में नॉर्थ अटलांटिक का, वहां पे इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं है, जो भी अगर मैप पे देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक के पास जो भी कंट्री है उनके साथ एक संगठन बना दिया, नाम रख दिया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? अगर साउथ ईस्ट एशिया में जाके बनाया तो क्या हो गया? सियाटो हो गया। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां गया वहां के कंट्री को मिलकर बना दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर ये साउथ ईस्ट एशिया में गया है तो इंडोनेशिया के साथ अमेरिका अलायंस कर रहा है, ध्यान से समझना, किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। पावरफुल अमेरिका है कि इंडोनेशिया है? अमेरिका। पावरफुल कंट्री प्रपोजेस अलायंस इंडोनेशिया को, क्या बोला? सुरक्षा देंगे तुमको, बदले में तुम क्या दोगे? मार्केट दोगे, हमारा सारा प्रोडक्ट वहां जाएगा। क्लियर है? तो ये सारा मामला चलने लगा। उसी तरह से रसिया ने भी बनाया वार्सो पैक्ट। अब जब नाटो बनेगा तो वार्सो रसिया भी बनाएगा, क्योंकि सर अभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जस्ट चल रहा है कोल्ड वॉर, उसके बाद यूएसएसआर रसिया प्लस 15 कंट्री। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन है इधर कि क्या इंडिया अलायंस प्रपोज कर सकता है, और ये बार बार से पूछा जाता है। तो जब ये नोट्स बनाया था उस समय तक भी आंसर लगभग ठीक था, अभी इस आंसर को थोड़ा अपडेट अप कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अब हम जाकर कुछ कुछ चीजों का बहुत बड़ा जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और बहुत बड़ा समिट भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा चीजों का अध्यक्षता भी ले रहे हैं, और हमारी बातों का वैल्यू भी किया जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? जो आंसर है क्या है? नो है ना? अब इस नो को यस में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? और यहां पे आपको बोलना है यस वी कैन प्रपोज अलायंस, एंड इनफैक्ट वी हैव प्रपोज्ड अलायंस,
और वो अलायंस बहुत सारा आप नाम देंगे, जिसमें सबसे पहला सोलर अलायंस का नाम देंगे। उस समय भी वो था, लेकिन उस तरीके का उतना पॉपुलैरिटी शायद गेन नहीं किया था जो आज है। इधर देखो, पावरफुल कंट्री अलायंस प्रपोज करेगा। एक क्वेश्चन जैसे पूछा कि अलायंस प्रपोज करेगा कि नहीं करेगा इंडिया, इसका मतलब वो आपसे पूछना चाहता है कि क्या इंडिया पावरफुल है कि नहीं है। बाकी उसको अलायंस से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो चूंकि हमारा वर्ल्ड वाइड अभी वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गया है, हम किसी भी मुद्दे पे बोल रहे हैं तो हर कंट्री उसको समझ रहा है, उसको सुन रहा है। तो यस वी कैन प्रपोज अलायंस। क्या सुन पा रहे हैं? और अलायंस प्रपोज का ही नतीजा है कि हमने बहुत सारे लोगों को, अब उसमें मेंस में कैसे लिखेंगे, कोरोना का जिक्र करेंगे, हमने इतने लोगों को मेडिसिन दिया, हमने उन लोगों को मेडिसिन दिया बिना मार्केट एक्सेस का। हमारा कोई मंतव्य नहीं था कि हम उनको देकर उसके बदले लें। क्या सुन पा रहे हो? तो सर इसमें जहां पर ये लिखे है वहां पर लिख लीजिएगा यस वी कैन प्रपोज अलायंस। जो भी लोग अपडेट किए हैं अपडेट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल अलायंस का मुझे फीचर बताना क्या क्या हो गया। अलायंस के कितने चाहिए? 3 चीज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं फॉर अलायंस, यहां पे 2 चीज लिखा हुआ है, कॉमन वैल्यू शुड बी फुलफिल्ड एंड अलायंस इज ऑलवेज अ रिटन एग्रीमेंट। हालांकि इस स्टेटमेंट को अभी नहीं लिखिएगा, ज्यादातर रिटन एग्रीमेंट अलायंस होता है, बट अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ मकसद है जो मैं बताऊंगा अभी, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आगे आएगा। तो ओवरऑल मैंने अभी क्या क्या बता दिया अभी तक। सबसे आज पहला थीम क्या बताया, मतलब कि टाइमलाइन, टाइमलाइन के बाद दूसरा डायस्पोरा, और डायस्पोरा के बाद तीसरा क्या है, अलायंस। क्या यहां तक क्लियर है? सभी को क्लियर है? इनफैक्ट अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जीवन का आनंद लेते हैं। एसपीए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दिख रहा है? तो एसपीए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्या सब जिंदा हो तो सर प्रमाण देता रहना। तो एसपीए का सबसे पहला मीनिंग ध्यान से समझना। देखो अभी अलायंस समझा जाए ना, अलायंस में कितनी चीज थी? 3। एसपीए में भी लगभग वो चीज फुलफिल होना चाहिए, बस इसमें एक चीज थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? देखो यहां पे दोनों कंट्री का अपना बेसिक सेफ्टी जो है फुलफिल है। जैसे जापान भी अपने देश का रक्षा कर सकता है, भारत भी खुद का रक्षा कर सकता है। सुन पा रहे हो? इसके बाद जो डील होगा वो डील उससे बड़े चीज का होगा। अलायंस में क्या था, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप उसके बदले क्या देंगे, मार्केट। यहां पे दोनों एक दूसरे का रक्षा अपना अपना कर सकते हैं खुद का। अब आपको हम डील उसके ऊपर का करेंगे। इसलिए हम लोगों ने जापान के साथ, मान लो कि बुलेट ट्रेन का हमने डील किया, हमने जापान को ही नहीं बोला कि आप हमारा रक्षा करिएगा बदले में मार्केट दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में, इधर देखो, तो जब अलायंस होता है, उस अलायंस में जब दोनों कंट्री खुद का बॉर्डर सिक्योरिटी कर ले और उससे ऊपर की बातें हो तो उसको एसपीए बोलेंगे, बात खत्म। क्लियर है? लेकिन एसपीए होने के लिए ध्यान से समझना, ये कॉमन वैल्यू जरूर उसके होने चाहिए। क्योंकि सर मैंने बार बार बोला ना, अरे कुत्ते का दोस्ती किससे, तो डैश का आदर्श। अब कुत्ता का दोस्ती हाथी से तो नहीं होगा, या तू लात मार के फेंक देगा ये भेंगा या भोंकने लगेगा। तो लॉजिक क्या है कि इंडिया ने जापान के साथ किया तो उसका देखा कि भाई इकोनॉमिकल उसका भी ठीक है, पॉलिटिकल वैल्यूज में दोनों डेमोक्रेटिक है, और कल्चर में हमारा बुद्धिज्म का होता है। बिहार में देखिएगा जब राजनीति में कुछ नहीं होता लोग हम यादव तू यादव मत वोट ना देखो। अब सारा समझ में, अब क्या हुआ, कल्चर वैल्यूज बनाने की कोशिश किया, यस और नो? पॉलिटिकल वैल्यूज कैसे बनाने की कोशिश करेगा कि हम भी इस पार्टी के हैं तुम भी इस पार्टी को। एक लॉजिक ये है, वो मदद वाला कम हो जाता है, यह जाति वाला ज्यादा हो जाता है कि हम ही जाति तो हमरे के वोट दिया। और ये जाति का चक्कर आपको पहली बार में बोला हूं कि जितने लोग जाति के नाम पे वोट लिए हैं वही जाति उनको बर्बाद किया है, बाकी जो है दूसरे वाला जाति बात कर देता है। खैर कोई बात नहीं। तो सर एसपीए में और अलायंस में क्या फर्क है कि बोथ कंट्री अपना रक्षा कर सकता है, इसलिए डील जो होगा उसके ऊपर। ये देखना, सो बोथ कैन प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ, सो इंडिया एंड जापान हैज मल्टीपल क्या है डायमेंशन। साइंस एंड टेक पे बात हुई, उसके बाद अगला डिफेंस डायमेंशन पे बात हुई, फिर ये स्मार्ट सिटी से लेकर ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट हो, ये सब हमने डील किया। किसके साथ? जापान के साथ। मान के चलो, सोच के देखो, इधर इसको पढ़ते हैं। एसपीए इज ए रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। आगे है द कॉपरेट ऑन मल्टीपल डायमेंशंस बट कैन डू डिफेंस वेपन सेल्स। ध्यान से समझना, क्या अलायंस में हम बहुत सारे डायमेंशन पे बात कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अलायंस का मेन मकसद है कि तुम्हारा रक्षा हम करेंगे, बदले में क्या मार्केट एक्सेस तुम्हारा देना है। समझ में आ रहा है? जैसे हीरो ठेका लेके रखता है इंडियन बारे और वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो उसी टाइप का यहां पे होता है कि एसपीए के अंदर आप जो है
किसी का सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि वो अलायंस का पर्पस है। यहाँ पे है कि हीरोइन भी खुद रक्षा अपना कर सकती है, 10-20 लोगों को ऐसे ही उठा उठा के पटक के मार्शल आर्ट सीखी हुई है, और हीरो बेचारा जो है अगर कहीं सख्त में पड़ा तो वो भी बचा लेगा। तो लॉजिक ये है दोनों खुद का रक्षा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर की बातें होंगी कि हाँ हम आईएएस बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जब ये नहीं होगा तो सर इसलिए लड़का आईएएस एक दूसरे को बचाने के चक्कर में रक्षा करोगे, इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। जब दोनों का रक्षा करते रहे तो उसके ऊपर की बात होगी अब आईएएस का। नहीं तो खाली बतियाते रहे, खाना खा ले लो सुत ले लो, वो बतियाते बतियाते दोनों बर्बाद हो गए। उसके बाद लाइफ टाइम फिर क्या है, उसके बाद खाने नहीं दे रहा है कोई, समझ आ रहा है, उसके बाद मुंह फुला बोले। इसीलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंसान की वैल्यू कम होती है, इंसान क्या करता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये ध्यान रख लीजिएगा, चाहे आप कितना भी प्यार करें, चाहे कितना भी कुछ करें। धोनी ने एक स्टेटमेंट फिलहाल बोला था कुछ दिन पहले, ये मत समझना कि तुम्हारी वाली अलग है, या ये मत समझना कि तुम्हारा वाला अलग है, कि आपको इस बात को समझना है कि भैया आप अपने लाइफ में वैल्यू एडिशन करिए नॉलेज लेते हुए, बस बात खत्म। तो हम आते हैं ओवरऑल ऊपर से नीचे तक। अलायंस के बाद क्या पढ़ाए हैं, एसपीए। अलायंस और एसपीए में एक डिफरेंस मात्र बताओ। सिक्योरिटी पर्पस क्या है कि सर जब भी कभी अगर एसपीए होगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसमें हर कोई अपना रक्षा कर लेगा, बातें उसके ऊपर की होंगी। समझ में आ रहा है, डिफेंस का बात होगा, कुछ साइंस एंड टेक का बात होगा, कुछ इनोवेशंस का बात होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिकल वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और इन दोनों में अगर ये तीनों नहीं भी मिले तो इन तीनों में से दो मैंने बोला कि जरूर होगा जो काम यहां पर करेगा। ठीक है ना? क्या बोलेंगे, कंट्री वीकर और स्ट्रॉन्गर से नहीं कर सकते ना, उसको एसपीए ही बोलेंगे। और जब भी हम बोले कि उसका सेटिस्फाई हो गया तो हम उसको एसपीए नाम दे सकते हैं। अब उसमें आप जैसे बोलोगे कि दो वीक कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर का रक्षा हम किसी दूसरे से कर रहे हैं। बॉर्डर का रक्षा मतलब क्या है कि उस कंट्री के पास इकोनॉमी इतना अच्छा है कि उसका डिफेंस सिस्टम चाहे सब कुछ उसके बस में है, बस। तो लॉजिक क्या है कि सर अलायंस और एसपीए का मुख्य बस फर्क ये है, देखिए थोड़ा, यार फोन भी हराम को गलत टाइम पे ही करता है। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज एंड ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग। जितना जो भी है ना, जब बहुत इंपॉर्टेंट आप काम करेंगे उसी समय सारा काम आएगा, उसी समय। जैसे पढ़ने समय जब आप पढ़ेंगे तो सारा दुनिया का काम उसी समय याद आएगा, सारा कॉल उसी समय आएगा, सारा काम आपको उसी समय याद आएगा। मूवी में देखिएगा ना, कौन हरामखोर पूछेगा, उस समय किसी को कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि समझ लेना है कि भैया ये जरूरी काम है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो दिमाग उसी तरह से मेंटली प्रिपेयर। नहीं तो लाइफ का रूल है यार, ऐसा इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना कि आप जरूरी काम करिएगा, कोई पूरा दुनिया चाहता है कि अभी तो तुमको नहीं होगा। जैसे आप आइस बना ना, वो बोला आइस बनना चाहेंगे ना तो चाहेगा पूरा दुनिया की, अभी तो नहीं बनने देंगे तुमको। इतना डिस्ट्रैक्शन होगा, इतना डिस्टर्बेंस होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। उसी से अगर आप बच गए तो मामला आसान हो। इसलिए आपको समझना है जब जरूरी हो तो अवॉइड करते जाओ, दुनिया में एकदम सबको अवॉइड कर दो। खैर, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग, दोनों एक साथ समझ लेगा। इधर राइट में देख लेना, काम आसान हो जाएगा। देखो जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, जैसे युद्धाभ्यास नहीं बोलते, और एक है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग मतलब क्या होता है, गश्ती लगाना। तो बस दो फर्क है, समझ लो। पहला है कि जब भी कभी दो कंट्री के बीच में कोई भी जो एक्सरसाइज होता है, इसलिए ताकि हेल्प, सिनर्जी और उनके बारे में जान सके। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम आपके साथ कोई एक्सरसाइज करेंगे, युद्धाभ्यास, तो आपके बारे में भी हम जानेंगे, हमारे बारे में भी आप जानिएगा, और हम एक कुछ ना कुछ नया चीज सीख पाएंगे। क्लियर है? लेकिन जब पेट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्री का पेट्रोलिंग का सिंपल क्या मीनिंग है कि भैया जो भी कुछ जो गड़बड़ हो रहा है, जैसे मान लो आपका चोरी हो रहा है, अरे रात में गश्ती पुलिस क्यों करती है कि कुछ भी गलत ना हो, जिससे कि एक जो डिस्टर्बेंस है, नॉर्मल जो बैलेंस है वो मतलब क्रिएट ना हो, मतलब बैलेंस जो है उसका गड़बड़ाए ना। तो लॉजिक ये है कि गश्ती करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अलायंस होना ही चाहिए। ध्यान से समझना, यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में आना, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों चीज जरूरी है। A and B exchange their naval doctrine by sending their navies into water
एडवांटेज है बोथ एंड वी कैन लर्न हाउ टू फाइट ड्यूरिंग क्राइसिस। जैसे हम जापान के साथ बहुत सारा ऐसे ऐसे हमारे पास युद्धाभ्यास हैं जो हम करते हैं समुद्र के अंदर, इसलिए करते हैं क्योंकि जापान क्या आइलैंड है। अरे जापान तो खुद ही आइलैंड है और उसके पास शिप्स का बहुत जबरदस्त उसके पास सिनेरियो है। तो हम उससे सीखते हैं कि जब उस तरीके का सुनामी और सारा कुछ आए तो हमको कैसे कोप अप करना है, कैसे बचना है उससे। उसके बाद नेक्स्ट है जापान एंड इंडिया। जापान इज ए सुनामी कंट्री सो इंडिया कैन लर्न हाउ टू कोप विद सुनामी। ये सब कुछ हो गया। दूसरा, फॉर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज एंड पेट्रोलिंग इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अलायंस विद कंट्री। जैसे आप मान लो इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ अलायंस होना ही चाहिए। गश्ती करने के लिए भी अलायंस, जैसे अब इंडिया चाइना है तो चाइना भी गश्ती करता है बॉर्डर पे, इंडिया भी गश्ती करता है, उसके लिए अलायंस होना जरूरी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं क्या इंडिया और चाइना अलायंस कर सकता है, अगर मतलब पॉसिबल है कि नहीं? इंटरव्यू में रैंडमली क्वेश्चन आ जाए, अरे भैया आपको जब अलायंस के बारे में बोले तो 3 चीज सोचो, पॉलिटिकल वैल्यू सोचो, फिर उसके बाद इकोनॉमिकल सोचो, फिर उसके बाद क्या सोचो, कल्चरल सोचो। अगर ये मिल रहा है चीजें तो पॉसिबल है कि हो जाएगा, होगा नहीं होगा बात की बात है। बट रैंडमली क्वेश्चन मारा तो सीधा आपको बोलना है कि सर अगर 3 पॉलिटिकल चीज और 3 वैल्यूज अगर इसके साथ शेयर हो रहा है तो यस जो पॉसिबल है हो सकता है। अब आपसे ऐसा जानबूझ के दबाव डाल के पूछेगा कि नहीं आप यस नो में जवाब दीजिए कि चाइना और इंडिया का होगा कि नहीं होगा, वो जानबूझ के जवाब देगा। तब सर बोलिए, तब सिंपल उसको बिल्कुल बोलो, डिप्लोमैट है ना, न्यूट्रल रहना है। तो न्यूट्रल लगे क्या जवाब देना है कि यस इट इज पॉसिबल, लेट्स सी हाउ फार इट गोज। सिंपल सा बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं बोला ना, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आप वही बोलोगे जो गवर्नमेंट ने बोला है। अरे आप कौन हो जाके वहां बोल दिया हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए? अरे कैसे होना चाहिए? गवर्नमेंट ने अगर बोला है तो आप बोलिए, तथ्य के साथ बोलिए, नहीं तो जाकर अपना आइडिया। इसलिए मैं बोला हूं कि अपने आइडिया से इंटरव्यू में बचिएगा। बहुत लोग जाकर अपना राय देके आते हैं, जी हमको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अरे कौन है तू? अब सर ये जो है कि अपना राय, वो अपना राय जब आईएएस बन जाइएगा तब दीजिएगा, अभी राय दीजिएगा तो आपका राय हटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट पॉइंट, तो सर हम ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज पेट्रोलिंग में क्या बोले? ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज 2 कंट्री के बीच में पेट्रोलिंग भी होता है, लेकिन इसके लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि उसके लिए अलायंस या एसपीए होना चाहिए। क्लियर है? पेट्रोलिंग हमेशा होता है जब समुद्र में कोई लुटेरे और इस तरह के कुछ भी चीजें होती हैं तब होगा, और उसके बाद ये सारा सारा कुछ आपके मरीन रिसोर्स को बचाने के लिए होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो लोग लिख चुके हैं ठीक है, अपना कॉपी में दिखा लेना। मे भी हो सकता है कि मैंने नहीं पढ़ाया हो या नहीं बताया हो, तो भैया देख लेना, अपना उसको मिला लेना, काम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट, विवाद। देखो भैया क्या सुन रहे हो? जिंदा हो? प्रमाण दो या सुनो। तो सर विवाद जो है कब शुरू होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग लेके डूब गया। गाना आया था मैंने इश्क तेरा ले डूबा, उसको बोलना चाहिए था मिसअंडरस्टैंडिंग ले डूबा, इश्क नहीं लेके डूबता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा खराब होता है सर। एक बार गलतफहमी हो गया तो फिर उसके बाद रिलेशन बर्बाद। इसी तरीके से वर्ल्ड के रिलेशंस में भी चलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से। जैसे अभी इंडिया और कनाडा के बीच में हुआ, जो भी विवाद होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग उसका एक सबसे मूल कारण होता है। ध्यान से समझना, कोई आदमी अगर जानबूझ के भी कर रहा है उसके पीछे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि वो जानबूझ के तभी कर रहा है जब उसको किसी ने आग लगा दी कि कोहत लोग तो घर और जला दे। अब गांव में जैसी एक बारी बोल दीजिए आप कि कोहत लगा फलना, आग की तरह न्यूज फैलता है गांव में, आग की तरह। अब वो आदमी करे जला दी ना आवे ना दो करेगा जला दे। अब ये जबकि अच्छा दोनों में डायरेक्ट कोई बात हुआ क्या? नहीं, किसी थर्ड पर्सन ने उसको कुछ चढ़ा दिया और वो मान लिया कि आवे दो से पहले उनका जला दे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है क्या चल रहा है? मिसअंडरस्टैंडिंग की तो है, कुछ नहीं है, बस वो सोच लिया। तो लॉजिक ये है कि सर मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी एनीथिंग, और ये जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, और चाइना जिनको पढ़ाया था मैंने बोला था मिसअंडरस्टैंडिंग का सबसे बेस्ट उदाहरण। चाइना मानता था कि ये मैकमोहन लाइन का जो चीज है, इंडिया मानता है कि ये मैकमोहन लाइन का चीज है, दोनों का अलग अलग है कि भैया हम इसलिए नहीं पूछे क्योंकि हम मानते हैं कि चाइना मानता है कि इंडिया का है। हो गया। तो वार्ता, टॉक्स, बात। जब आपके घर में किसी से लड़ाई हो, विवाद हो, तो मुंह फुला लेते हैं, ना बतियम ना बतियम। पहले तो ही होता है कि मर जम ना बतियम। समझ में आ रहा है? पहले ही होता है। दूसरा, अगर मम्मी पापा से लड़ाई हुआ है तो खाने ना खाएं। गुस्सा और कहां निकाल सकते हैं आप? दूसरा कोई तरीका नहीं है, जल चल जाएगा, शाम में फिर भूख लगेगा खस के आपको, आप समझ, टाइट भूख लगेगा, उसके बाद आएंगे, बातचीत चलते रहेगा। बातचीत अगर चल रहा है तो मामला सब सुलझ जाएगा। बातचीत बंद हो गया तो प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिर आपका गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है कि सर जब भी कभी लड़ाई हुआ, इधर देखो 1962 कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके साथ? चाइना के साथ। हमने उसको समझाया कैसे? वार्ता। बार बार न्यूज आता था कि सर विदेश मंत्री बात कर रहे हैं,
कमांडर लेवल की बात हो रही है। क्यों सर? इस दुनिया में वार से कभी भी कुछ फैसला हो ही नहीं सकता। इधर देखो, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर भी आखिर लास्ट में टेबल पे वार्ता होकर ही उसका कंक्लूजन हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर बाद में टेबल पे बैठकर ही बातचीत करके फिर वर्ल्ड वॉर 2 का कंक्लूजन निकला। उसी तरीके से इंडिया और चाइना के बीच के विवाद के बाद फिर सिक्किम वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर हमने बात किया टॉक्स। 2012 में फिर हो गया दौलत बेगोल्डी डीबीओ रोड जो मैंने पढ़ाया था, फिर हमने बात ही किया। 2017 में फिर डोकलाम हुआ, डोकलाम विवाद, वो भी हमने बात किया। तो सर 2020 में वो हुआ। ये लॉजिक क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? वार्ता, टॉक्स करना, सबमिट करना, बातें करना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बात करते रहें। अब यहां पे है, ये पूरा ओपन एंड चलता रहेगा। देखो, बात नहीं करोगे तो इनसिक्योरिटी क्रिएट होगा। ध्यान से समझो, जैसे आपके घर में किसी से लड़ाई हुआ, अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हो तो बहुत सारा दिमाग में बहुत सारा चीज आएगा। हम एक इतना कहीं हमारा क्या ऐसे बोल देला, ये जो चीज चलता रहता है, ये इसलिए होता है क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सडनली बात कर गए किसी भी वजह से XYZ, तो आपका मामला आसान हो जाएगा। कोई भी आदमी दोनों में से आकर एक बात कर ले तो आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं करते हैं। इधर आइए, तो कॉन्फ्लिक्ट इज मोस्टली ड्यू टू क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। और इसमें सबसे पहला मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वो बिना जाने बुने ही होता है। आगे उसके बाद जब भी कभी होगा कॉन्फ्लिक्ट तो उसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, क्या? कि बॉस बात करें और बात करके मामला सुलझाएं। क्लियर है? इसलिए जब बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में टकराव या संघर्ष, तो इसके पीछे मीनिंग है कि जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है। अच्छा, इंडिया कनाडा का फिर से बहाल हो गया है रिलेशन, ठीक है, और फिर से बहाल हो गया और फिर से उसको अलाउ कर दिया गया। देखो, बहुत सारा चीज जो है जितना पढ़ा है सब कुछ वैसा ही न्यूज में आते रहता है। आप अगर अपडेट और ध्यान दोगे ना तो उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपके रेंज के बाहर है, यकीन मानिए। तो कॉन्फ्लिक्ट किसके कारण होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। और सॉल्यूशन क्या है? टॉक्स, वार्ता, समझाया, समझौता करिए, मामला हो जाएगा। आते हैं वार एंड सिविल वार। दिख रहा है? तो देखो भैया, सिविल वार का मतलब सिंपल है, घर में जब लड़ाई हो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच या कोई धर्म दल उल के बीच, अपने ही देश में लड़ाई हो तो उसको क्या बोलेंगे? सिविल वार। और जब वार की बात करते हैं तो वार का मतलब है कि एक अटेम्प्ट है कि दूसरे किसी भी आदमी के सोवरेनिटी पे क्या करना? अटैक करना। जैसे अगर पाकिस्तान ने इंडिया पे बम मारा तो उसने हमारे संप्रभुता को लड़कारा, और हमारे पास ये हक है कि हम उसके बदले में सेल्फ डिफेंस के लिए बम उस पर मार सकते हैं। क्लियर है? तो वार इज एन अटेम्प्ट टू अटैक द सोवरेनिटी ऑफ ए कंट्री। जबकि सिविल वार की बात करते हैं तो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे मान लो बजरंग दल वाला लड़ रहा है किसी फलना दल से, मान लो कहीं RSS वाला लड़ रहा है किसी चिल्ला दल से, मान लो राहुल गांधी लड़ रहे हैं इसी किसी और से। तो जब इस तरीके का विवाद जब कम्युनिटी के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो तो उसको क्या बोलेंगे? सिविल वार। बस इसके अलावा और कुछ दिमाग में नहीं रखना है, बाकी सारा कुछ अलग है। यहां पे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वार का मतलब है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करता है जिसका मेन मोटिव होता है कि उसके सोवरेनिटी को हम क्या करें? वायलेट करें। भाई हमने मारा कि उसको उड़ाओ, खत्म करो। देन बी हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, और उसके बदले में वो अटैक कर सकता है। अब भैया आप पे मारा कोई तो आप तो उस पर बदला ले सकते हो। तो वार कब क्रिएट होगा? उसने मारा, हमने सेल्फ डिफेंस में मारा, वार क्रिएट हो गया, बात खत्म है। आ गया ना? पाकिस्तान अटैक इंडिया 1947, तो हमारे सोवरेनिटी को उसने फिर क्या किया? चैलेंज किया, हम फिर मारे। 1965 में फिर आया, हम फिर मारे। 1965 में क्या आया? सोचा कि जवाहरलाल नेहरू मर गए बा, अभी इंडिया कमजोर है, सब सदमा में अटैक करो। उसको क्या पता था कि वो लाल बहादुर शास्त्री टाइप आदमी है। वो बोला इतना मार मारा कि बोला कि नहीं नहीं ठीक है। फिर उसके बाद शांत हो गया। अब बोला कि लाल बहादुर शास्त्री भी गए, अब देश के आंधी इंदिरा गांधी, वो भी नहीं माना, तो 1971 में फिर कूच के मारे। अब तब उसके बाद उसको थोड़ा शांति मिला। तो लॉजिक क्या है कि जब जब हम पे कोई अटैक करेगा तो हमने क्या उसको जानबूझ के मारा कि सेल्फ डिफेंस में मारा? सेल्फ डिफेंस में मारा। तो सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है कि क्या हम इंडिया, मतलब इंडिया क्या एग्रेसिव कंट्री है? नो, हम अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी इतिहास गवाह है किसी पे पहला अटैक नहीं किया है। सो वी नेवर बिकम एन क्या है? एग्रेसिव कंट्री। कभी हो ही नहीं सकते सर, हम लोग इमोशनल कंट्री हैं। इंडिया इमोशनल कंट्री है, ध्यान रखिएगा। यहाँ इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस नहीं है तो फिल्में नहीं चलेगा। जितना इमोशनल इस फिल्म है सब बेकार हो गया। तो हम इमोशंस कंट्री है, तो हम प्रैक्टिकलिटी उसी बेस पे अगर काम करें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना है कि बॉस इंडिया अग्रेसिव कंट्री नहीं है। सुन पा रहे? तो वार में कोई भी आदमी जब अटैक करता है उसका मेन मोटिव क्या है? उसके संप्रभुता को ललकारेगा। तो क्या बदले में कोई अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। मैंने 3-4 पोस्टर बोला है ना, 1 2, उसके बाद ये वाला। अब कुछ लोग ऐसे बैठते हैं,
वो ऐसे हाथों ऐसे लगेगा घुसा के अंदर से निकाल देगा। आप समझ पा रहे हैं? उसको पता नहीं रहता है, कुछ देर बाद उसको एहसास होता है। अच्छा, ऐसा पोस्चर किसका होता है एनिमल में? किसी का? डॉग को देखना, डॉग को ऑब्जर्व करना, डॉग को जब वो सोएगा तो देखना वैसा ही सोएगा। नोटिस करना जाकर, उसको नींद जब आएगा तब, जब वो जगह रहेगा तब वो पूरा एकदम स्ट्रेट रहेगा। बहुत नींद आएगा, भयानक। इसीलिए ध्यान से समझना है कि नींद नहीं आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। क्या सुन पा रहे हो? तो शक्ति के संतुलन में सिंपल सा चीज है क्या, इधर देखो, ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी और डी चारों कंट्री है, ठीक है। उसमें से कोई एक कंट्री पावरफुल हो गया। अब चार दोस्त थे, एक बन गया आईएएस, मैंने बताया भी था इसमें। अब तीन को खलबली मचा हुआ है, हमारे साथ पढ़ के कैसे हो गए, उसको इस बात का टेंशन नहीं है, उसको खुशी नहीं है कि ये निकल गया। खुशी से ज्यादा दुखी इस बात का है कि हमने साथ पढ़ लग, हमने के नाम लेकर हो गए। कुछ बुझा रहा है। और 3 इडियट का डायलॉग आपको याद ही है कि जब दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, यही ना, याद है? अरे ऐसा नहीं है, लेकिन जब दोस्त पास हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो लॉजिक क्या है कि सर यहां पे भी कुछ कांड ऐसा होगा कि बैलेंस ऑफ पावर में जब कोई एक कंट्री पावरफुल हो जाए तो उसको अटैक करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए कोई 2 कंट्री या 3 कंट्री आपस में अलायंस करेगा ताकि शक्ति का संतुलन हो जाए। जैसे इधर ध्यान से, मैंने एग्जांपल ही बहुत सारा बताया था। एक एग्जांपल है क्वाड का। अब चाइना हरामखोर जो है, इस चाइना में, साउथ चाइना सी के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो चाइना अपने आप को पावरफुल बना रहा है, लेकिन चाइना के आसपास हम लोग भी हैं, सब हैं, यानी कि इंडिया है और सब भी है। तो हमने क्या किया, चाइना के पावर को काउंटर करने के लिए हमने किसके साथ बनाया, क्वाड मिलके ऑस्ट्रेलिया को साथ में ले आया, उसके बाद इंडिया को ले आया, जापान और कौन, अमेरिका। 4 लोग। इधर ध्यान से देखना। तो व्हेन ए पावरफुल कंट्री, इधर समझना प्लीज, 4 कंट्री हैं और उसमें से कोई एक कंट्री पावरफुल बन जाए, उसके पावर को काउंटर करने के लिए हम जो अलायंस करते हैं उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। क्या क्लियर है यहां तक? अब आपके 4 दोस्त में से एक दोस्त निकल गया, अगर गुंडा निकल गया टाइप, ठीक है, मान लो दिन भर बंदूक लेके घूमता रहता है, तो 3 गोरा सोचेगा कि बंदूक बात, तो 3 गोरा मिलकर मिल जाएगा कि एक गोरा बंदूक छीनिए, एक गोरा लाठी मारिए, एक गोरा मुक्का मार के उसके बाद काम करना है। तो लॉजिक क्या है कि सर जब भी कोई एक कंट्री पावरफुल होगा तो बैलेंस ऑफ पावर हमेशा एक्टिव हो जाएगा, हमेशा। इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी जैसी पावरफुल होने लगा, अचानक से डोमिनेट करने की कोशिश करने लगा, तो उधर अलायंस बनाना शुरू किया। और जब इसने अलायंस बनाना शुरू किया तो फिर उसको किसी और ने अलायंस बनाना शुरू किया। क्या समझ पा रहे हैं? यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से मिला तब तक उधर, जैसे इधर एक इंडिया में पार्टी चलता है जिस पार्टी का नाम है इंडिया। अरे सुने कि नहीं सुने? इसमें कौन एक दूसरे का साथ सोच नहीं देता है, कौन नहीं, सब अपना अपना परेशान है। बस ये सब काउंटर करने के लिए किसको बनाया था, बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी पावरफुल हो रही थी तो उसके बदले में सब लोग मिलकर क्या किया, बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश किया। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता था कि वो अच्छा काम की वजह से पावरफुल हो रहा है। अब ये लोग क्या, ये लोग आपसे में इतना रंजिश है कि इलेक्शन अभी आने दीजिए, इसके 1000 टुकड़े होंगे इसके। आप समझ पा रहे हैं? किसी का कभी ये चलेगा नहीं, अभी से शुरुआत हो गया है। ममता बनर्जी उसको बोल रही है, अखिलेश यादव उसको बोल रहा है, राहुल गांधी अलग पगलाए हुआ है। अरे पार्टी क्या बोल रहा है, हम गठबंधन। कौन सा गठबंधन है भगवान जाने। तो लॉजिक है, उसको फिल्म दिखाना चाहिए गठबंधन प्यार के, निरहुआ का जो है तब ये लोग समझेगा कि गठबंधन क्या होता है। खैर कोई बात नहीं। तब तक बीजेपी वाला क्या किया, ये लोग उधर गठबंधन बना रहा था, जितना लोकल पार्टी था सबसे गठबंधन बना लिया। अरे बीजेपी का नाम क्या है, एनडीए चलता है ना, इसमें भी अलायंस, कुछ बुझा रहा है, यूपीए, कांग्रेस नहीं है यूपीए, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, ये भी वर्ड क्या है, अलायंस। तो अलायंस कोई आदमी तब करेगा, उसके पीछे 2 कारण है। जब भी कोई एक पावरफुल होगा, उसको इनसिक्योरिटी क्रिएट होगा, उसके बदले काउंटर करने के लिए वो काम करेगा अलायंस। एक दोस्त मजबूत हुआ, उसको काउंटर करने के लिए और लोग मिले ताकि इसको काउंटर किया जाए। अब आप मुझे बताओ, ये चीज गलत है सही है, बिल्कुल मतलब नहीं है। इस नेचर में ऐसा ही चीज है कि हर चीज को बैलेंस किया गया है। फूड चेन है, अगर वो मेंटेन नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो कोई भी चीज को ज्यादा मिल गया अगर वैल्यू, अगर शेर खत्म हो गया तो घास खाएगा नहीं, हिरन घास खाएगा नहीं, अरे घास खाएगा, इतना ज्यादा घास खाने लगेगा खाली हिरने नहीं दिखेगा, फिर घास नहीं बचेगा, पूरा बेकार हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पावर में अब जैसे शेर ज्यादा होता है तो उस हिसाब से फिर काउंटर करने के लिए और भी चीजें होती हैं। कुछ लोग को शिकार करने के लिए भेज दिया जाता है, सलमान खान टाइप लोग, और जिसमें केसेस भी नहीं चलता है। तो लॉजिक है बैलेंस ऑफ पावर का कि व्हेन ए कंट्री, इधर थ्योरी है जिसमें कोई भी कंट्री अगर पावरफुल होता है तो सर वेयर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड व्हेन एनी कंट्री बिकम्स पावरफुल,
टू मिटिगेट दिस पावर हम लोग अलायंस के लिए जाते हैं और वो बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करता है। क्लियर है? तो सर जब भी कभी एक पावरफुल होगा उसको कम करने के लिए लोग अलायंस करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या है? बैलेंस ऑफ पावर। 3 टर्म है यहां दिख रहा है, क्या क्या है? इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म। तो सर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एंड नव उपनिवेशवाद। क्या जिंदा है आप लोग? जिंदा रहिएगा। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एंड नव उपनिवेशवाद। ठीक है, अब आना जरा इंपीरियलिज्म का सबसे पहला मीनिंग क्या है? मैंने बोला था जो सिर्फ उसके रिसोर्स को इस्तेमाल करे, किसी कंट्री के सिर्फ क्या इस्तेमाल करे? रिसोर्स। कॉलोनिज्म में क्या था? रिसोर्स तो करे ही करे, उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम को भी कंट्रोल करना शुरू कर दे। क्लियर है? अब तीसरा एक नया लाया है रेंचोर बाबा, नियो कॉलोनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल यही चल रहा है। इधर देखो, आजकल ये थोड़ा बहुत है, ये कम है और सबसे ज्यादा ये है। तो नियो कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या है कि हमने इनडायरेक्टली कोई भी पॉलिटिकल या उसके इकोनॉमिकल सिस्टम को हमने कैप्चर कर लिया। ध्यान से समझना। मतलब इधर अमेरिका ने इंडिया को बोला कि तू अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर। ठीक है, हमने इन्वेस्ट किया क्योंकि हमको जो है अमेरिका इतना ज्यादा बिजनेस दे रहा है तो हमको उसका बात मानना पड़ेगा। तो देखो इधर बात तो ही हो गया। फिर यहां पे डायरेक्टली नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्टली आज भी हम क्या है? गुलाम हो गए। तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गुलाम है, एवरीवन इज अंडर द थ्रेट ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म। हर कोई नव उपनिवेशवाद में जी रहा है, यानी कि जो पहले वाला सिस्टम था वही अभी सिस्टम है। डिफरेंस ये है कि वो डायरेक्टली था, अभी इनडायरेक्टली है। सुन पा रहे हैं? मतलब आपके पापा ने चॉकलेट दिया और बोला जा तनी सामान वाले ले, फिर आप नाराज हुए ना, हम ना, तब तक मम्मी यार मैं वीडियो सुना लेमन चूस लो। अब आप फिर खुश हो गए, फिर दौड़ के चले गए। तो लॉजिक क्या है कि अमेरिका और भी सारे कंट्री, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका नियो कॉलोनियलिज्म में नहीं जी रहा, वो भी जी रहा है, रसिया भी जी रहा है। तो एवरी कंट्री इज अंडर द थ्रेट ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म। लेकिन अभी डिफरेंस ये है कि हाँ अपने हिसाब से कम चल पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं? जैसे कि जॉब में होता है, स्पेशली इन द प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में क्या होता है? हर दिन मन करता है आज रिजाइन मारिए क्या है आज। देखिएगा प्राइवेट जॉब में जो करते हैं, जितने लोगों को ऑब्जर्व करिएगा तो उनके दिमाग में रहता है, बार बार आपको महीना में अगर आप उससे बात करें, XYZ कोई भी फादर मदर पेरेंट्स दोस्त कोई भी है, तो बोलता है कभी कभी तो मन करता है ना कि रिजाइन करके अब मालिक के टाई खींच के 4-5 मुंह दी छोड़ के आ जाए। ये उनका देखिएगा हर बार एक बार आएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 30 तारीख को या 1 तारीख को अकाउंट में बैलेंस आता है, क्रेडिट होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 60,000। अब सारा गुस्सा जो है उसके बाद क्या है, धीरे धीरे ना इतना भी बेकार नहीं है, सब ठीक है, अब धीरे धीरे चल जाता है। वो 60,000 आपसे महीने भर के काम करवा देता है। तो लॉजिक क्या है? यहां पे सेम चीज वही काम करता है नियो कॉलोनियलिज्म। जैसे ही कोई कंट्री चाहता है कि नाटो से बाहर निकले, तब तक अमेरिका उधर से कह देता है हम तुमको एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी देंगे। हाँ अच्छा ठीक, अब बस हो गया मामला खत्म। तो हम आज भी चाहते हो नहीं चाहते हुए भी दूसरे के दबाव में रह रहे हैं, और ये हर कंट्री रह रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो सर 3 कॉन्सेप्ट हो गया। टुडे वी आर लिविंग इन नियो कॉलोनियलिज्म। मेरा बिना बोले ही आज हम उपनिवेशवाद में जी रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो सर ओवरऑल जरा इधर आना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या क्या पढ़े अभी तक? इससे पहले जरा बताओ थीम फटाफट। पहला सबसे फर्स्ट टाइमलाइन, दूसरा डायस्पोरा, तीसरा अलायंस, चौथा SPA, पांचवा अरे बोलो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज एंड ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग, और बोलो उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर बोल दिया। उसके बाद उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, और वार एंड सिविल वार। गुड। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर, और फिर इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म एंड नियो कॉलोनिज्म। यहां तक क्लियर है? एक एक शब्द क्लियर रखना, नहीं तो भैया उसके बाद आप समझ लेना। अब नेक्स्ट हेडिंग है आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट। चूंकि आपके नियम के हिसाब से मैं बोल रहा हूं बार बार, आज ही बस है, आज बार बस इसको खींचना है क्योंकि मैं अफगानिस्तान स्टार्ट करूंगा। क्या सुन पा रहे हो? जगह हो सब ठीक? तो आर्मामेंट और दूसरा वर्ड है डिसआर्मामेंट। तो सिंपल सा मीनिंग है, आर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों की संख्या बढ़ाना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेपन्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो वेपन्स के भी अलग अलग प्रकार है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सर आपके पास एटम बम 10 है, आपने 50 कर लिया, आर्मामेंट हो गया। आपके पास मान लो पहले से 10 है, आपने 5 कर लिया, तो क्या हो गया? डिसआर्मामेंट। तो सर एक है आर्मामेंट, दूसरा है डिसआर्मामेंट।
और इसमें समझने के लिए सिंपल सा एक प्रैक्टिकल पहले ही बता देता हूं, फिर आगे समझाऊंगा। क्या कभी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि किसी भी कंट्री के पास जीरो आर्मामेंट रहे, मतलब जीरो का जीरो हथियार करे? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान से समझना, नेवर। क्योंकि वो समाज और प्रकृति का नियम है। हम संख्या घटा सकते हैं, वी कैन डिसआर्म, बट वी कैनॉट बी लाइक कि हम उसको जीरो तक ले गए। 100 से हम 50 करवा सकते हैं, 10 करवा सकते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कंट्री ये बोले कि आज से हम अपना सारा हथियार सिलेंडर करते हैं और आप जो है मस्त रहिए। अमेरिका जानबूझ के बोलता रहता है कि तुम न्यूक्लियर पावर नहीं बनाओगे, उसके बदले हम तुमको ये देंगे। ईरान को भी रोका, सबको रोका, सबको, ईरान को भी रोका, सऊदी अरेबिया को भी रोका। ईरान को, जब ईरान से काम था अमेरिका को, तो खूब उसके साथ खूब मजे कर रहा था, खूब एकदम उसको प्यार भाव होता नहीं है, खूब पार्टी चलता है। जैसे इलेक्शन के समय खूब चलता है, साथ खाएगा, सब देखिएगा, साथ खाएगा, अरे आएगा फिर उसके बाद खाएगा, उसमें कोई जाति पाति कुछ नहीं चल रहा होता है। ऐसे जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, नॉर्मल जैसे हो गए, थोड़ा हाथ का छोड़ हम खा ले, ये जो है गांव का इलेक्शन होता है, ये गांव का। और उसमें आपको दिखेगा प्यार, दिखेगा, वो प्यार उमड़ रहा होता है, क्या पूछिए मत। और एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में जाते जाते क्या होता है, जैसे ही अगर उसके बाद चीजें इधर उधर हुई, तो काहे के लिए दोस्ती, काहे के लिए नाता। अमेरिका ने ईरान को खूब चढ़ाया बढ़ाया इसलिए क्योंकि ईरान से इसको रिसोर्स का काम था, और मैंने बताया आपको पावरफुल कंट्री ही प्रपोज करेगा क्या, अलायंस। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए, मार्केट। बोला हम तुमको सिक्योरिटी देंगे। क्यों सिक्योरिटी देंगे, इधर देखो। अरे सिक्योरिटी किससे देगा, उससे पहले इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता है ये। इधर देखो, आपको बोल दिया कि तुमको ना कोई मारने वाला है। बोला कौन? अब बोल दिया कोई भी आदमी जो आपके आसपास का है। अब आपके दिमाग में पहले क्या क्रिएट किया गया, इनसिक्योरिटी। और क्या बोला गया, अब तुमको बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हम। यूएसए ने ईरान को बोला कि सऊदी अरबिया तुम्हारे लिए खतरा है बेटा, शिया सुन्नी का विवाद। ईरान बोला अरे ऐसे कैसे? बोला तुम चिंता मत करो, हम हैं, हम बचाएंगे तुमको। तो उसको बोल दिया, लेकिन उसके बदले क्या देना है, बस हम जो बेच रहे हैं, हम जो दे रहे हैं हथियार, हमसे लो। हम बनाए हैं हथियार, टेस्ट करवाएंगे, आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, ये हम करवाएंगे। तो पहले नियम है कि यूएसए हर किसी को इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। इधर देखो, वर्ल्ड में हर कंट्री को यूएसए जाके बोला कि तुम खतरे में हो, डेमोक्रेसी खतरे में है, हर जगह जाके बोला है ये। तो पहले क्या करता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता है, और फिर उस सिक्योरिटी के नाम पे अपना प्रोडक्ट बेच लेता है। जैसे जाके फिर किसको इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दिया, यूक्रेन को, कि रसिया तुमको नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन पगला गया, बोला लेकिन एक ऑप्शन है, हम हैं तुम्हारे पीठ पर। पीठ पर का, माथा पर है, आप समझ पा रहे हैं कि गोली छाती पर ही खा रहा है, माथा पे बैठ के वो हंस रहा है। अब लॉजिक क्या है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के बाद अपना इतना वेपन बेचा है अमेरिका की, पूछो मत। और जब लगा ना कि अमेरिका से नहीं खरीदेगा, तो बोला कि अरे नाटो कहला बनाए हैं। अमेरिका वाला नाटो को सेल किया, और नाटो और अमेरिका का एगो बेटा है ब्रिटेन, एक और नाजायज बेटा है इजराइल। तो लॉजिक क्या है, अमेरिका इन दोनों को अपने थ्रू सप्लाई करवाता है, और उसको बाद दिया। जैसे ईरान का काम खत्म हुआ, अब उसको सऊदी अरेबिया से जरूरत पड़ा, तो ईरान को मुंह दिखाया और बोला कि इसके बाद बेटा तुमको यूरेनियम बनाने नहीं देंगे, मतलब तुमको एटम बम बनाने नहीं देंगे। जबकि यूरेनियम का खदान है खूब ठीक ठाक ईरान में, तो ईरान को अमेरिका रोक के रखा। और जैसे ही ईरान से रिश्ता खत्म हुआ, सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं हम तुमको बताएंगे कि कैसे एटम बम बनाना है। तब ईरान बोला वैसे नहीं होगा, इसलिए इसने यूरेनियम जमा करना शुरू किया मछली के पेट में, मुंह में, पेट में जमा कर करके उसमें एटम बम बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो अब वो मानेगा नहीं। तो इसलिए सर अमेरिका क्या है, पूरे वर्ल्ड को अगर बर्बाद करने में हाथ है, तो उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। वो हर बार स्क्रैम्बल करता है चीजों को, इनसिक्योरिटी क्रिएट कर और सॉल्यूशन देता नहीं और फिर छोड़ देता है, जिसके कारण फिर वो उल्टा सीधा हरकत करेगा। अब आपको जैसे किसी ने बोल दिया, क्या बोला कि भाई हम वादा कर रहे हैं, हम दोनों साथ ही रहेंगे, जन्म जन्म का साथ है, और पता चला 6, 7, 8, 10 साल बाद निकल लिया अपना रास्ता बांट के, तो जन्म जन्म का साथ वो आदमी क्या पगलाए रहेगा, तो चाकू निकाल के घूमता रहेगा कि जेब मिली सीधा आर पार कर दे, नहीं तो खुद को सुसाइड करा लेगा। तो कुछ अमेरिका भी वैसा ही करता है कि इंसान को किसी स्थिति में नहीं छोड़ता है। खैर, आर्मामेंट डिसआर्मामेंट क्या मतलब है, हथियारों की संख्या बढ़ाना, हथियारों की संख्या घटाना। इधर देखो, सोना मत, ध्यान समझना। वर्ल्ड वॉर जब 2 खत्म हुआ, तो सारा लोग अमेरिका को गाली दे रहा था कि क्या किया रे, एटम बम मार दिया, आज तक जापान बर्बाद हो रहा है। तो अमेरिका कह रहा है क्या, टेंशन मत लो, हम पूरे वर्ल्ड में शांति लाने वाले हैं। बोला कैसे?
बोला सबको सीक्रेट बताएंगे कि एटम बम कैसे बनाना है और इस तरह से हम शांति लाएंगे। लेकिन इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था कि सारा कंट्री जो इसके अगेंस्ट हो चुका था उसको साथ लाना था, क्योंकि सब रसिया को फेवर करने लगे थे। तो सर इसका मेन फेवर वो था, और इस वजह से इसने सबको सीक्रेट बताना शुरू किया कि कैसे बनाना है बम, और इसके बदले बहुत सारे कंट्री से आकर मिलने लगे। तो शांति फैलाने का इससे बेहतर उपाय आप कभी देखे नहीं होंगे, ना कभी सोच पाएंगे। समझ पा रहे हैं? वो अलग बात है कि हमारे देश में महात्मा गांधी टाइप लोग जन्म लिए, नहीं तो सर यकीन मानिए अमेरिका कब का बेच के खा गया रहता, गारंटीड। क्योंकि वो आदमी ना सबको बांध के रख दिया, अहिंसा अहिंसा अगर नहीं किया रहता तो सर बर्बाद हो जाता। उसके समय के जो भी कंट्री है देखो ना, जो आजाद होने वाला था सब बर्बाद हो गया। लेकिन वो महात्मा गांधी टाइप लोग थे जो बचा लिए, अदरवाइज आजकल हिंसा करना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, भूजा खिया के बंदूक थमा दीजिए, भूजा पे आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है, भूजा खिला दीजिए, जिसको मरवाना है मरवा दीजिए। एकदम लड़के बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भूजा बस उनको 2 टाइम मिल जाना चाहिए। अब भूजा के साथ चटनी मिल गया तो और बढ़िया है तो एक और एक्स्ट्रा मार देंगे चलिए ठीक है। तो डिसआर्मामेंट में इधर देखिए, आर्मामेंट कोई कब करेगा? आप हथियार कब बढ़ाएंगे? जब आपको इनसिक्योरिटी होगी। अब सर देखो, इंडिया को बार बार अमेरिका बोल रहा है कि तुम अपना जितना भी रखे हो हथियार सबको निरस्त्रीकरण करो, हथियार खत्म करो। इंडिया बोला गजब के आदमी हो भी तुम, तुम्हारे आसपास इधर देखो, अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में जो जगह है, जैसे मैंने मैप जो पढ़ाया था तो क्या था, पीसीए एसएबी वाला पढ़ाया था ना, तो यूरोप में इतना मजेदार चीज मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री शेयरिंग है वहां पे, और आपस में वहां पे जो चीजें हैं बड़ा शांतिपूर्ण स्थिति। इधर वहां पे आपको यूरोप में अगर आप पोलैंड में एंट्री कर गए तो पोलैंड के बाद आप कहीं पे भी एंट्री कर जाइए, कोई पासपोर्ट अलग से नहीं लगेगा। अगर आपको एक कंट्री जाना है और पूरा बहुत सारा कंट्री घूमना है तो सर यूरोप में एंट्री मारिए, वहां पे आपको सब कंट्री का कैसा व्यवस्था मैंने बताया था कि वहां गाड़ी लगता है तो गाड़ी का दुपहिया एगो है चला गया पोलैंड में, दूसरा चल गया मान लो इधर क्रोएशिया में, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक चल गया स्विट्जरलैंड में तो एक एग्जाम्पल कहीं और चल गया। तो उस तरीके का उनका क्या है, शांति है, समझौता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो घर का ऐसा डिजाइन है कि सामने से खुला तो ये स्विट्जरलैंड देश है, अगर बगल से खुल गया तो सर मान लो स्लोवेनिया हो गया, एकदम कोई टेंशन नहीं है। यहाँ डनेर के लिए लड़ाई हो जाता है इंडिया में, तो यहाँ बॉर्डर के लिए तो सर कुछ अलग विवाद होगा। और हमारे बगल में इतना अच्छा अच्छा शांति शांत मित्र बैठा हुआ है, वेस्ट में है पाकिस्तान, एकदम शांत देश, ऊपर में भी है चंडाल जो है वो बैठा हुआ है, श्रीलंका नीचे से ये हिलाने में लगा है कि धरती हिला देंगे, ये अलग है। तो जब हमारे आसपास ऐसे कंट्री हो तो हम हथियार नहीं रखेंगे तो सर ये पाकिस्तान तो खाली ये बात बोलते रहता है बम मार देंगे, वो बार बार यही बोलता रहता है। सर पाकिस्तान ने बनाया ही एटम बम इसलिए था जो बार बार धमकाते रहता था कि इंडिया एक बार बस क्रॉस करे बॉर्डर, इसको मौका चाहिए था ये। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी लोग इस टाइप के आदमी थे जो बोले कि मारना है लेकिन सर किसी तरीके से लाइन जो है एलओसी का क्रॉस नहीं करना, मार के तो आराम से आना। इंतजार कर रहा था, मारा 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 बम मारे, क्योंकि सर पाकिस्तान फुल्ली लोडेड था इस बात के लिए कि वो न्यूक्लियर बम हम पे अटैक करेगा, 110% एकदम आश्वस्त था। बट हमने उसको मौका भी नहीं दिया और इतना मार मारा कि उसको पता भी चला कहां से मार के चला आया। तो सर ये दिमाग में रखना आपको ये है कि इनसिक्योरिटी जब क्रिएट होता है तो क्या आप मुझे बताओ, क्या इंडिया को कंप्लीटली डिसआर्मामेंट कर देना चाहिए? नो, क्योंकि हमारा नेबरहुड वैसा नहीं है भाई। और सर आप कितने भी अच्छे हो, ध्यान से समझना, कितने भी हो सीधा साधा, आपको लोग बोले कि तू बंदूक हटा दे, लेकिन आपके बगल में अगर गुंडा है तो आपको बंदूक रखना पड़ेगा, क्योंकि गुंडे किसी के नहीं होते, वो कब मार देंगे कोई भरोसा नहीं है। गुंडे माई बाप के नहीं होते हैं तो फिर आपके कैसे हो जाएंगे? तो लॉजिक क्या है, डिसआर्मामेंट तभी पॉसिबल है जब उस तरीके का माहौल हो। अमेरिका बोला देखो तो स्विट्जरलैंड वाला हटा दिया, एक भी नहीं रखा है बेचारा, वहां का पुलिस बंदूक भी नहीं रखता है, पुलिस वहां का एकदम जो है गाजर और खाते चलता है, ना बंदूक ना लाठी कुछ नहीं। तो बोला भाई वहां का पुलिस होगा वैसा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ बगल में चाइना है, बंदूक दूर का बात है, ये हरामखोर जो है आगजनी करवा देता है, कभी कुछ करवा देता है। तो क्या मुझे बताओ, डिसआर्मामेंट के लिए आपका सिचुएशन भी उस हिसाब से होना चाहिए तभी कोई कंट्री कर सकता है। तो इंडिया बोला अमेरिका को कि अगर डिसआर्मामेंट का आपको इतना ही भूत चढ़ा है तो पहले आप अपना डिसआर्मामेंट करिए। अरे भाई सीधे सा बात है, आप दूसरों को बोलो कि मत करो मत करो, तू खत्म कर, तो बोला कि नहीं नहीं हमको जरूरत है, तो बोलो तुमको जरूरत है तो हमको ज्यादा जरूरत है। तो इंडिया का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जब भी कभी डिसआर्मामेंट होगा तो पहले उस कंट्री का होना चाहिए जो डेवलप्ड है, पहले से सारा कुछ बना लियो, अब तुम बोलो डिसआर्मामेंट करो। तो सर एक ही बात याद रखिएगा, आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि एक संख्या बढ़ाना एक संख्या घटाना,
और यहाँ पे है इंडिया का स्टैंड क्या है, तो इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि हम कभी भी हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति है, और ये स्टेटमेंट हम हमेशा से चाहते हैं। हमारा हिस्ट्री इतिहास का ऐसा है कि सर जितने भी महात्मा बुद्ध जो भी सब हुए हैं सब के सब शांति ही चाहते हैं, तो हम उस तरीके के कंट्री है नहीं। लेकिन अगर कोई हमको छेड़ा तो उसके बाद हम ऐसा हश्र करेंगे कि फिर किसी का पता नहीं चलेगा कि क्या क्या होगा। तो ऊपर ओवरऑल हम अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं कि सर इंडिया क्या एग्रेसिव कंट्री है? नो। तो इंडिया सिंपल सा कहता है कि भैया अगर वी वांट वर्ल्ड पीस एंड वी विल डू कंप्लीट डिसआर्मामेंट इफ ऑल कंट्री डू द डिसआर्मामेंट। साइबर ऑफेंसिव इज अ नॉन टेंजिबल। हाँ, अब यहाँ ये वाला आर्म्स आर्मामेंट दो तरीके का, एक है टेंजिबल वेपन और दूसरा है इनटेंजिबल। ये जरूर जान लेना क्योंकि ये न्यूज में बहुत बार आता है। टेंजिबल का मतलब है जो फिजिकल आर्म्स है, गन है, हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसको टेंजिबल बोलते हैं। इनटेंजिबल का मतलब है साइबर वार या केमिकल लड़ाई, बायोलॉजिकल लड़ाई। जैसे चाइना कुछ नहीं करता है तो कोरोना भेज देता है, कभी कभी बटरफ्लाई को खिला के कुछ भेज देगा। तो लॉजिक क्या है, जब इस तरीके का हो तो इनटेंजिबल होगा, और जब फिजिकली कोई वेपन का इस्तेमाल हो तो क्या होगा? टेंजिबल होगा। क्लियर है यहां तक? तो सर हम जो बात अभी कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? टेंजिबल की बात कर रहे हैं। हम डिसआर्मामेंट करने की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? टेंजिबल की। सर आने वाले समय में फिजिकल और न्यूक्लियर का कोई महत्व नहीं रहेगा, सारा लड़ाई होगा बायोलॉजिकल, केमिकल, साइबर वार, यही सारा लड़ाई होगा। जैसे अमेरिका का डाटा इतना चुरा लिया रसिया ने, अमेरिका को पता तक नहीं चला, अमेरिका उसी लिए और परेशान हो गया। उसी तरीके से इंडिया पे भी उसी तरह से व्हाट्सएप के थ्रू जो है बहुत ज्यादा डेटा इंडिया का चुरा लिया गया। तो अभी सारा का सारा गेम डेटा का है। इसलिए आजकल देखोगे ना, हर कंपनी आपको अपना डेटा जो है वहां लॉग इन करने के लिए बोलती है, क्योंकि जिसके पास जितना डेटा होगा उसके पास उतनी ज्यादा जो है वर्किंग कैपेसिटी और कैपिटल होगा, पैसा होगा। अलीबाबा के फाउंडर, अलीबाबा आप सुना भी होगा चाइनीज का, तो सर वो फाउंडर जो है उसने इतना डेटा कलेक्ट किया है कि उस डेटा से पूरा का पूरा जो है रिजल्ट बदल देता है राजनीति का। अरे अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ उसमें फेसबुक सबसे बड़ा जिम्मेदार हुआ, उसी तरीके से इंडिया में इलेक्शन हुआ उसके लिए भी फेसबुक बड़ा जिम्मेदार हुआ। जिसके पास ज्यादा डेटा उसके पास हम ज्यादातर जाएंगे प्रचार करने। अब आप मुझे बताओ, आप कोई दुकान खोले हुए हो, आप मार्केट करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका प्रचार लोग जाने, तो आप कौन से कंपनी के पास जाओगे? जिसके पास ज्यादा लोग आते हैं। अरे हाँ है ना? तो सर डेटा आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि डेटा हर जगह ऐसा ही बिना मतलब का मत डाला करिए, मतलब एटलीस्ट रखिए ताकि आपको फायदा करेगा। नहीं तो इतिहास में आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन तो आप रेडी रहिए कि क्या मतलब राइट टू प्रिवेसी। जैसे एक एक्टर ने बोला था कि मैं नेट से गायब होना चाहता हूं, मुझे इंटरनेट से गायब कर दिया जाए कि कोई भी आदमी सर्च करे तो उसको कोई आइडिया नहीं हो। और इस पे बहुत हल्ला हंगामा भी हुआ, और बात सही है कि कोई आदमी को आप सर्च करें। अब देखिएगा जो वेला टाइप आदमी बैठा हुआ जो कुछ अपना ही नाम सर्च करेगा गूगल पे एक बार कि देखते हैं हमारा नाम आता है कि नहीं आता है। कुछ लोग फिर ये सब ट्राई एक दो बार किए रहते हैं, अपना नाम सर्च करके देखते हैं। ऊपर से गूगल का जो वॉइस जो बोलता है वो भी बोलता है। अब मान लो नाम सर्च किया उसमें रमेश कुमार, तो रमेश की जगह पे बोल रहा है रोडरी कुमार। अब आप क्या है, पागल हो जाते हो। कुछ लोग को अच्छा लगता है। इसके इससे पहले गूगल से पहले को आया था बिलाई वाला, याद है? अरे नहीं यार बिलाई, उसको बोलो वही रिपीट करता था वो। अब उसमें बिहार का ही अजीब लोग हैं, गाली इसको बोलते थे वो गाली देता था, मतलब कुछ भी उसमें काट करते थे। ये दर्शाता है आपका मेंटालिटी है, गरिया वो गरिया, ये गजवाल है। अब बिलाई से तुमको गाली सुनना है, इंसान से कम पड़ गया है। तो लॉजिक ये है कि ये चीजें सारे कुछ इंडिया में हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जियो पॉलिटिक्स। ये चूंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, थोड़ा देखेंगे उसके बाद चलेंगे। क्लियर है? क्या रेडी हो? बस भाई हाँ रुक, चलो जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीतिक। चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूं खटाखट, फिर आगे। मैंने कल भी हालांकि इस बात का जिक्र किया था कि इस दुनिया में कोई भी चीज होता है उसके लिए दो चीजें जिम्मेदार है, एक है लोकेशन और दूसरा क्या है? रिसोर्स। ठीक है, एक लोकेशन और दूसरा क्या? रिसोर्स। जियो पॉलिटिक्स का मतलब सिंपल है कि जब भी कभी इधर एक कंट्री जिसके पास ऐसा लोकेशन है जिस लोकेशन से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, उस जगह पे है कि उसके थ्रू बिना गए हुए हम कहीं दूसरे जगह पे पहुंच नहीं सकते। जैसे मैंने बोला, इसमें एग्जांपल मैप में भी बहुत बार बताया हूं, ईरान जो है, ईरान, तो ईरान ऐसे जगह पे है कि इंडिया को अफगानिस्तान जाना था तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि ईरान से होकर ही अफगानिस्तान पहुंचेगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो ईरान इंडिया के लिए क्या हो गया? जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन जियो पॉलिटिकली लोकेशन की रिसोर्स, लोकेशन। अगर हम रिसोर्स की बात करते हैं तो सर सऊदी अरबिया से हम ऑयल और ये सारा कुछ लेते हैं,
तो अगर सऊदी अरेबिया से ऑयल लेते हैं तो सऊदी अरेबिया हमारे लिए जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हुआ, लेकिन लोकेशन वाइज की रिसोर्स वाइज। अब ये मेंस में जब हम लिखते हैं तो सिंपल लिखते हैं कि सऊदी अरेबिया इज जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, और अगर जियो पॉलिटिकली उसमें रिसोर्स लगा दिए तो मामला मस्त हो गया। अब जब ये वर्ड नहीं आते रहता है आयर का बेसिक्स, तो वहां पे लिखते हैं सऊदी अरेबिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इट गिव्स अस लॉट ऑफ ऑयल्स। और इस तरीके का स्टेटमेंट जो है ये लगता है जैसे कि गाय का गोबर वाला बात लिख रहे हैं कि गाय के 2 सींग 2 पैर, गाय के गोबर, ये सारा कुछ। तो बस क्या लिखना है भू राजनैतिक में कि इस दुनिया में याद रखना कोई भी चीज अगर पहलू निकालोगा तो उसमें 2 ही चीज आपको इंपॉर्टेंट है, एक लोकेशन और एक रिसोर्स। आपको अगर जमीन खरीदना है तो आप पहले देखते हैं लोकेशन कहां बा, हाईवे का सटल बा कि इतना भीतर बा कि कुछ जावे ना करी, पहले लोकेशन। दूसरा देखते हैं कि वहां पे पता नहीं दुकान उकान या चौक चौराहा है कि नहीं है। आज से पहले आपने हर किसी को एक बात सुनते देखा होगा, ये मर्द जब हम आए रही थी पूरा सरेहे रहे, उस समय 10 रुपए में काठा मिले जमीन। समझ पा रहे, ये हर कोई बोलेगा। लेकिन हमने क्या सोचनी चौर में केली, आज वैल्यू हो गई करोड़ करोड़, अब किनाई जाता। ये आप सुनिएगा हर कोई बोलेगा, एक ना एक बार तो जरूरी बोला होगा कि उस समय आए थे पूरा जंगल ही जंगल था, 50 रुपए काठा केहू ना पूछे, और बना बना के लोग बोलते हैं। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि अब मुश्किल बात करोड़ में कन्वर्ट हो गया है। तो सर 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या लोकेशन और दूसरा क्या रिसोर्स। तो सर इधर अगर इंडिया से अगर आप सुनोगे तो आज तक इंडिया और ईरान का लड़ाई नहीं सुने होंगे, क्योंकि इंडिया के लिए ईरान वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ईरान का भी लड़ाई इंडिया से नहीं सुनोगे, दोनों वाइस वर्सा। इसलिए क्योंकि सर अगर इंडिया इसके थ्रू जाता है तो इसको उचित पैसा भी तो मिलता है, और वो बहुत ढंग से पैसा मिल जाता है। तो सर इंडिया और ईरान में स्पेशली इंडिया कभी भी ईरान के साथ अपना रिलेशन खराब करना चाहेगा क्या? नेवर। उसी तरीके से अगर कोई कंट्री का लोकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा कि यूएसए का मैक्सिको के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है, कभी नहीं। क्योंकि यूएसए जानता है कि मैक्सिको को अगर हम थोड़ा भी इनसिक्योरिटी क्रिएट करेंगे तो हमको बर्बाद करेगा। चाइना क्यों परेशान रहता है इंडिया से? क्योंकि चाइना को पता है कि इंडिया हरामखोर तिब्बत में भी घुस गया है, उधर उसके बाद म्यांमार और को परेशान करते ही रहता है, भूटान के साथ रिलेशन बढ़िया ही है। तो जो हमारे देश के लोग हैं वही इंडिया से प्रभावित हो गए। और अमेरिका क्यों इतना सुरक्षित है? सर वो अपने नेबरहुड को कभी भी अनडिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता है, वो हमेशा बराबर कर लेता है। जैसे मैंने बार बार बोला था ना कि आपके घर के आसपास कोई गरीब है जो भूखे सो रहा है 10-20 दिन से 1 महीना से, और अगर आप उसको रोटी नहीं दे रहे हैं तो उसका खामियाजा पूरा लोग भुगतेगा उस एरिया का। अगर आपके पास रोटी सबके पास है, एक आदमी के पास नहीं है तो वो सिर्फ आप तक नहीं रहेगा। तो उसका जिम्मेदारी क्या है कि सब लोग मिलकर रोटी दे दें एक एक, ताकि काम हो जाए। उस एक एक देने से आपको कुछ बेकार नहीं हो। इधर अमेरिका जैसे देखता है कि अगर मेरा नेबर, जैसे इधर मैक्सिको के अंदर काफी लोग एंट्री मारने लगे, जब देखा कि मैक्सिको से रिलेशन खराब हो जाएगा तो मैक्सिको को अमेरिका ने भर के पैसा दे दिया, बोला भाई ये ले और समाधान कर, हम हैं। इसलिए अमेरिका डेवलप होने का, इधर देखो अमेरिका क्यों इतना डेवलप हो गया, उसका पड़ोसी देखो ना, पड़ोसी शांत है, और शांत नहीं है तो शांत करके प्यार से रखा है ये। और इंडिया जिस घर में जिस देश में लड़ाई होता हो वो देश इतना जल्दी डेवलप नहीं करेगा। एग्जाम्पल पाकिस्तान, हमेशा लड़ाई की है, बर्बाद। अफगानिस्तान में लड़ाई चला है, बर्बाद। जबकि अफगानिस्तान बहुत पहले आजाद हो चुका है, 1920 उस समय के करीब आजाद हो चुका है, उसके बाद वो बर्बाद है। तो आपके घर में अगर हर लड़ाई झगड़ा हो तो काम बेकार हो जाएगा। इसीलिए जियो पॉलिटिकली ध्यान से रखिएगा कि लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट चीजें तो है, लेकिन उसके अलावा आपका ये भी डिफाइन करना है कि आप किस तरीके से कैसे पढ़ रहे हैं। लास्ट, पैरा डिप्लोमेसी एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी दिख रहा है क्या? आज के लिए अंतिम है ये। अच्छा भैया जगह हुए सब ना, एक बार थोड़ा बॉडी रिलैक्स करो और रेडी रहना, थोड़ा सांस लेके, उसके बाद सोना मत, क्योंकि ये काम खत्म हो जाएगा ना तो चीजें कल से जो है पाकिस्तान शुरुआत होगा, पढ़ने, सॉरी अफगानिस्तान, मजा आएगा। नहीं तो ये बेसिक्स नहीं क्लियर रहेगा तो मजा नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट है पैरा डिप्लोमेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये न्यूज में फिर आया था, और आप ध्यान दिए होंगे तो न्यूज में फिर आया था। और अभी चूंकि देखो इलेक्शन होने वाला है इंडिया में, तो आपको बांग्लादेश भी न्यूज में सुनने को खूब मिलेगा। लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है 24 में, तो बांग्लादेश भी खूब इसमें सुनने को मिलेगा आपको। कारण है वेस्ट बंगाल, मैंने बोला था ममता बनर्जी की एकदम बेस्ट फ्रेंड शेख हसीना, दोनों साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ कॉलेज करे हैं, सब कुछ। तो सर लॉजिक क्या है, बांग्लादेश का न्यूज में आना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में, अरे दे तीस्ता नदी के बारे में बताया था ना, तीस्ता रिवर का विवाद वो भी तो है कि भैया इस नदी का इतना % पानी भारत इस्तेमाल करेगा, इस नदी का इतना % पानी बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा। बांग्लादेश कहता है कि 50-50 हो जाए,
और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी कहती है 50-50 हो जाए तो हमने के कहा, हम कहा जाएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी, ये भी इलेक्शन में क्या है खड़ा होता है, तो ये भी बोला क्या, हम अगर जीते बंगाल में तो हम 50-50 कर देंगे। लेकिन आज जीत में नहीं किए। मोदी जी को इतना खराब स्थिति बंगाल में होना होगा ये किसी ने सोचा तक नहीं था। समझ में आ रहा है? सबको लग रहा था कोरोना में कि मोदी जी इस बार बंगाल फतह कर लेंगे। बंगाल उनको ऐसा फतह किया कि मोदी जी, हमको लगता है दोबारा रैली वहां करने जाएंगे। फिर भी इलेक्शंस के लोग जो नेता होते हैं बड़े बेशर्म टाइप होते हैं, और नेता को बेशर्म होना चाहिए। कितना भी गरियाए, कुछ भी करता रहे, माइक वो सुनता रहेगा। और उसको सर जाने के बाद नहीं बताया था, लास्ट में जाके कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। आपको जितना फ्रस्ट्रेशन गाली देना है, आम आदमी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालता है, गाली देके। उसको पता है क्या ही कर लेंगे, जैसे ज्यादा अगर उठा के बम मारेगा तो बॉडीगार्ड सब है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। नीतीश कुमार को 2-3 बार चप्पल चलाने की कोशिश किया गया, कभी उसके बाद कुछ किया गया, कभी कुछ किया गया। अरविंद केजरीवाल जानबूझ के श्री लेदर चप्पल जूता खा लेता है, वो जानबूझ के, वो तेज आदमी है, वो आप समझ पा रहे हैं। अब कोई मार के दिखाया उसको? जब तक वो नहीं बना था तब तक हर दिन न्यूज में आता था, और न्यूज में आने के लिए काम करता था। जब उसका वोट बैंक इलेक्शन आता था तब पता चलता था कि अरविंद केजरीवाल को 2 चप्पल मारा गया। अरविंद केजरीवाल फिर भारी मतों से जीत गया। तो वो टैक्टिस है, वो आम आदमी का टैक्टिस है। वो कपड़ा वैसे ही पहनेगा आम आदमी की तरह, मैं नहीं बताया था आपको, जानबूझ के। थोड़ा जिस दिन फ्रेश दे दे थोड़ा कजरी उजरी माटी उठा के इन्होंने लगा लेगा, मफलर हमेशा रखेगा, वो देखेगा ना बहुत चटास की तरह बिल्कुल। लेकिन वो क्यों? क्योंकि उसके पार्टी का नाम क्या है, आम आदमी। तो आम आदमी की तरह नहीं दिखेगा तो उसको वोट ही नहीं मिलेगा। अब रिक्शा वाला देखता है कहते तो अपने बात, टेम्पो वाला परेशान है। दिल्ली में यही लोग हैं, एजुकेटेड लोग से थोड़ी इलेक्शन जीता जाता है। शिक्षित लोग बस खाली चिल्ला सकते हैं, शिक्षित लोग का बस वही है। बाकी जो इलेक्शंस जो होता है वो गधे के कारण होता है, गधे के कारण। इसलिए अब्राहम लिंकन और सभी लोगों ने पहले ही बोला था, और उसके पहले भी थ्योरी, कि डेमोक्रेसी इज फॉर द फुल्स, डेमोक्रेसी गधों की सरकार है। और बात सही है, वो बोल के चलेगा, हम आप कुछ नहीं कर सकते। खैर आइए, पैरा डिप्लोमेसी आज के लिए अंतिम, फिर कल कंप्लीट करते हैं। रेडी हो? ए भैया रेडी हो? तो जमाई उमाई ले लो सब बात लगा के। तो सर पहला है, इधर देखो, एक शब्द होता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का क्या मीनिंग है कि जब भी कभी एक देश किसी दूसरे देश से वार्ता करता है, बात करता है एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ढंग से, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी। लेकिन यहां शब्द है भैया, पारा नहीं है ये, पैरा डिप्लोमेसी है, ध्यान से समझना। तो सर पैरा का मतलब ये है कि जब कभी, इधर देखो, इंडिया में अगर कोई भी दूसरे देश से बात करना होगा तो पीएम बात करेंगे कि नीतीश कुमार जी बात करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बात करेगा, या तो आइदर पीएम, प्रेसिडेंट, मतलब उसको समझाने के लिए तो एक कंट्री का लीडर ही बात करेगा। लेकिन नीतीश कुमार अगर बोलने लगे नहीं हम बात करेंगे, तो सर उसके बाद आपको ही पता कि क्या होना है। तो वेस्ट बंगाल का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल के सरकार है ममता जी, बांग्लादेश में है कौन, शेख हसीना। सुन पा रहे ध्यान से, शेख हसीना मान लो अगर हैं, उन्होंने बोला कि भैया हमको तीस्ता रिवर का पानी ज्यादा चाहिए। वेस्ट बंगाल मानने को तैयार नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट अलग परेशान है कि समझौता अभी तक नहीं हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ममता बनर्जी को, यानी कि वेस्ट बंगाल के सरकार को बोला कि आप बांग्लादेश से बैठकर समझौता कर लो, जो होगा उस पर साइन हम कर देंगे, बात खत्म। यानी कि अब डिप्लोमेसी में एक देश, बांग्लादेश से कौन बात करता, मोदी। लेकिन अब हमने किसको परमिशन दे दिया, वेस्ट बंगाल को। तो हमारा राज्य किसी दूसरे देश से बात कर रहा है, तब क्या हो, पैरा डिप्लोमेसी। क्या सुन पा रहे हो? लेकिन क्या वो राज्य अपने मन से बात कर रहा है? नो, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसको पावर दिया गया सेंट्रल के द्वारा। और जो भी डील होगा, क्या वो डील फाइनल होगा? नहीं, डील तब तक फाइनल होगा जब तक उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मुहर और साइन नहीं हो जाता है। क्योंकि सर डिप्लोमेसी करने का हक किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो पैरा डिप्लोमेसी मतलब ये है कि जब केंद्र सरकार अपने राज्य को ये पावर दे कि दूसरे देश के साथ बात कर सुलह कर ले और उसके बाद साइन करे, उसको बोलते हैं क्या, पैरा डिप्लोमेसी। क्लियर है यहां तक? तो डिप्लोमेसी और पैरा डिप्लोमेसी ध्यान रखिएगा। ये तो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है। बात करने के लिए तो किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको अलाउ करती है कि नहीं करती है। जो सेंसिटिव मुद्दा रहता है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी अलाउ भी नहीं करेगी, और करना चाहिए भी नहीं। खैर फिर भी अब आपको इसके आगे का जो है तीस्ता रिवर का, तो ये विवाद, इसमें सारा कुछ हुआ, मैंने बोल दिया है। और विवाद होने के बाद इधर डिमांड जो है बढ़ने लगा बांग्लादेश का। पहले बेचारा थोड़ा मांगा, फिर इतना मांगा, अब कह रहा है 50-50 हो जाए। ये वही वाला हो गया कि उंगली पकड़ा है तो समझ में आ रहे हैं, वही वाला हो गया। खैर चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, आज के लिए अंतिम, ये दिख रहा है इकोनॉमिक डोमिनेंस।
अच्छी ईमानदारी से बोलो, पढ़ा लो कि छोड़ दो? तो फिर रिलैक्स रहो। ऐसा क्या ही ऐसा लगा, ऐसा फील क्या करा देते हो कि क्या पढ़ा होता है, हमने कहा जाए के मन बात। अगर ऐसा जब कभी हो, मैं तो बार बार बोलता हूँ जल्दी भाग जाया करो, क्योंकि हमको और अच्छा लगता है कि जो नहीं पढ़ने वाला है वो भाग गया तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाने में तब मजा आता है जब पढ़ने वाला कैंडिडेट हो। जब ऐसे ही उबास उबासी लेके आएगा बिना दतवन उतवन कर ले, हाँ समझ पा रहे हैं, ऐसे उठ के आ गया आंख माओ स्पाइकी बाल किया हुआ है, हाँ सच स्पाइकी जाते हैं ना, वो करता नहीं हो जाता है, सो के उठा है स्पाइकी हो गया है, मुंह हाथ धो लिया रहता तो थोड़ा नीचे आता। कुछ लोग सो के उठते हैं और उसमें जेल लगा देते हैं, कुछ बच्चे जो है जेल कॉपी वाला जो है थोड़ा सा करता है। और जब अभी के समय में देखा सीबीएसई वाला ज्यादा करने लगा है, उठता है सब लेट लेट से 8-9 बजे और सोचता है कि स्पाइकी भी बाल रहना चाहिए, तो क्या करेगा, तनी पानी उनी करेगा, उसके बाद जेल लगाएगा, तोपेगा और जेल लगा के चारों ओर से एकदम खड़ा, एकदम जो है पूरा बैल की तरफ या फिर जो भी कलम मुर्गा की तरफ पूरा खड़ा करके चलेगा, उसको लगे एकदम कूल लग रहा है। बाद में अब उसको लगता है कि अरे तो पूरी फूल लग रहा है, लेकिन उसको लगता है। बचिएगा इन सब चीजों से, बाकी जैसा लाइफ मन है वैसा जिए। सुमित्रानंद पंत का नाम सुने आप लोग? मैथिली शरण गुप्त का भी नाम सुने होंगे। तो जैसे कुछ लोग जो जान जाते हैं, चूंकि आपको ही बता दूंगा तो आप उसको कवर अप कर, जैसे कुछ लोग जान जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब्दुल कलाम तो बीच मांग फाड़ते थे, कुछ बोलते हैं खैनी जो खाने वाला कहता है, राजेंद्र प्रसाद भी तो खैनी खाते थे। ये सब डायलॉग मारते हैं लोग, जैसे आप उसको समझाओगे वो भी तो खैनी खाते थे, तो उसको खैनी वाला बात याद रहता है, उनको ये बात याद नहीं रहता है कि राजेंद्र प्रसाद इतना मेहनत करते थे कि दोनों हाथ से बराबर लिख देते थे। इतना बेहतर लिखा राजेंद्र प्रसाद कि सब सोचो कोई एग्जामिनी जो चेक करने वाला वो कह रहा है कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। मजाक बात नहीं है सर कि आपको कॉपी चेक करने वाला ये बोले कि उससे हमसे बेहतर। और ये क्या है कि आप वो बात तो ध्यान नहीं रखते, खैनी वाला बात जस्टिफाई हो जाता है। समझ में आया कि खैनी वो खाते थे तो हम भी खैनी खा लेंगे। तो बोलो ना वो भी राष्ट्रपति थे, तू भी बन के दिखाओ, उसके बाद खैनी खाना। अब्दुल कलाम का बाल पीछे रखने का कारण था कि उनके कान जो है वो हमेशा से छोटा है और एकदम वो कटा हुआ है, जिसके कारण वो बाल रखते थे ताकि कान ढका रहे। उसके कारण वो नहीं रखते थे कि वो स्टाइल और फैशन, बिल्कुल नहीं, वो एक आइडिया रखते थे ताकि उससे एक प्रॉपर्ली। तेरे नाम बीच मांग, ले कटोरा भीख मांग। क्योंकि बीच में सलमान खान का कोई मूवी आया था, उसमें शायद तेरे नाम ही मूवी था, उस मूवी में उसने कॉपी किया, पूरा मोहल्ला भर का सब बहुत सारे लोग कॉपी कर लिया वो मूवी, जिसको देखो तेल चप चप के पूरा किया हुआ है, किसका नहीं फट रहा है वो फाड़ रहा है पूरा। और ये एक ऐसा तरीका है कि मतलब कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद इतना बेकार लगा कि अभी आप अगर किसी को बीच मांग देखेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगा, बहुत लोग को सुटेबल होता भी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी का पॉपुलर हो गया। तो लॉजिक कहने का ये है कि किसी का कॉपी करिए। मेरा तो सिंपल सा तरीका है, जब आपको कुछ समझ में नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, तो किसी बड़े इंसान का कॉपी करने का उसका एटीट्यूड और उसका जो थॉट है वो कॉपी करना शुरू कर दीजिए जब कुछ समझ में नहीं आए। तो जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, किसी भी आईएएस का जिसको आपको ठीक लगता है उस आईएएस की तरह आप सोचना शुरू कर दीजिए। वो जो करे ना वही ऑब्सेस हो जाओ, हो जाएगा। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो जब आपको पता है कि मैं इस तरीके से करूंगा बेस्ट हो जाएगा, तब तो करो। जब नहीं कुछ पता हो तो किसी भी आदमी को कॉपी पेस्ट मारना शुरू कर दो, आराम से उसी की तरह, और जेन्युइन, बिल्कुल बनावटी नहीं, जेन्युइन। हिमेश रेशमिया का कोई सिंगर है, इतना कॉपी पेस्ट मारेगा उसका शकल भी हुबहू हिमेश रेशमिया की तरह मिलना शुरू हो गया। अब सबको लगे कि क्या नहीं है, लेकिन सब उसने 20 साल तक हिमेश रेशमिया की तरह सब कुछ गाना सब कुछ सारा कुछ किया जो किया था, और जब उससे मिला और गाना गाया तो सर सारा का सारा म्यूजिक कंपोजर और सब कुछ वही करता है। शायद कहीं कहीं पे ये भी बोला गया कि हिमेश रेशमिया की जगह पर उसने भी बहुत जगह कंसर्ट किया है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है। तो लॉजिक है कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो किसी बड़े इंसान को कॉपी कर लो। आते हैं लास्ट टॉपिक पे, और वो है इकोनॉमिक डोमिनेंस। सुन पा रहे हो? हाँ ना तो बोलो। इकोनॉमिक डोमिनेंस का मतलब क्या है? पैसा का भैया, पैसा का बाजार है। तो चाइना बड़ा तेज आदमी, इधर ध्यान समझना। चाइना तो अपना कचरा भी बेचता है और लोग को समझ में आता नहीं। एक समय ऐसा हुआ था, देखना, चाइना ने इतना ज्यादा उत्पादन कर लिया कि उसको अपने देश के लोगों के लिए जरूरत ही नहीं था। अब वो परेशान हो गया कि यार ये कहां जाएगा, ये क्या होगा। जैसे कभी ना होता है भोज में आपने खाना बहुत बना दिया, हालांकि एक कम ही होता है, बहुत कम लोग का होता है, लेकिन फिर भी खाना बहुत ज्यादा बन गया, बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं उसको। कुछ लोग कहीं बोलेंगे माटी में गाड़ दो, कुछ लोग कहीं जाके खिया दो, कुछ भी अलग अलग तरीका। चाइना का जब इतना उत्पादन हो गया कि उसको जरूरत नहीं था जनता के लिए, तो चाइना सोचा यार इसको फेंक तो नहीं देंगे। तो जानबूझकर इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BRI,
ध्यान से समझना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इधर कह रहा है क्या, हम पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण करेंगे, क्योंकि उत्पादन ज्यादा कर चुका है और इसका सेल भी नहीं हो रहा है, तो क्या बोला, हम क्या करेंगे, कल्याण करेंगे, और कल्याण फ्री में करेंगे। लेकिन उनसे एक सबसे बड़ा दरख्वास्त है, दरख्वास्त है कि जिस कंट्री में भी हम कल्याण करने जाएंगे वहां पे वो टैक्स हमसे ना ले, क्योंकि सर कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री में जाएगा तो वो टैक्स तो लेगा ना। ये बोला कि हम आपको मान लीजिए रोड के लिए सीमेंट देंगे फॉर एग्जांपल, और वो सीमेंट मान लीजिए मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा या फिर मात्र 10 रुपए में दूंगा, जबकि मार्केट में उसका प्राइस मान लो 2000 रुपए है, मतलब हम एकदम कम करके दे देंगे, लेकिन उसके बदले क्या चाहिए, हमको टैक्स फ्री करो, हमको टैक्स नहीं लेना हमसे। कौन बोला, चाइना। ये क्वेश्चन बार बार आएगा, इससे बच्चों को नहीं, ध्यान से समझना, बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया क्यों अपोज करता है बीआरआई को। शुरुआत से ही इंडिया हमेशा बीआरआई को अपोज किया है, क्यों, क्योंकि क्या करता है, देखो ये जाता है, पहला तो एक टैक्स भी बचा लिया अपना, अरे सुन पा रहे हो, और वहां गया और वहां जाकर काम किया, और उसके बीआरआई के तहत उसने बहुत सारा कर्ज भी देना शुरू किया, ध्यान से समझना, और कर्ज देता था उन देशों को जो देश वापस लौटा नहीं सकते, उसको पता है नहीं लौटाएंगे, तो बगल में कहता था जमीन रजिस्ट्री कर दो। यानी कि बीआरआई ने क्या किया, इकोनॉमिक डोमिनेंस पहले किए, ध्यान से समझना, पहले लोगों को एंट्री करवाया, और एंट्री इस तरीके से करवाया कि हम आपका भला करेंगे, हमारा टैक्स मत लो, हर कंट्री मान गए, इधर ध्यान से समझना, और उसके बाद वहां जाकर काम खराब किया। इधर एक दूसरा सबसे नियत गंदा क्या है इसका, वो ये है कि ये क्या करता है कि किसी कंट्री के मार्केट को पूरा बिगाड़ देता है। जैसे इंडिया में टॉयज और खिलौने वगैरह बनते थे पहले खूब सारा, इसने क्या किया, सस्ता सारा टॉय आकर बेचना शुरू कर दिया, कहां, इंडिया में। अब इंडिया अलाउ किया, ठीक है, पूरा सस्ता। सर आज से अगर 10 साल 20 साल पहले देखोगे ध्यान से, तो पूरा का पूरा चीज तो चाइना का ही सब कुछ था, ए टू जेड, चाहे खिलौना चाहे मोबाइल, एक से एक चाइनीज फोन, बड़का बड़का 12-12 को स्पीकर वाला, और ऐसा ही सब फोन चाइना वाले यार जिसमें 6-6 को सिम लगता था। अब समझ पा रहे, अलग अलग कमाल कमाल का चीज, सारा कुछ इसने दिया। वो क्या करता है, आता है और देखता है कि इसमें डिमांड क्या है, देखा कि मोबाइल की डिमांड है, सस्ता मोबाइल बेचना शुरू कर दिया। अब आप में से मैक्सिमम लोग चाहे कितना भी मेड इन इंडिया कह लो, आपका बजट अगर 3000 का है तो ऐसा फोन सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा है, चाइना। तो जाता है और किसी देश के इकोनॉमी को पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है। कैसे, दाम सस्ता करता है, लोग उसको उधर की तरफ चले जाते हैं। अब क्या हुआ, वहां का जो आदमी मेड इन इंडिया बनाया तो उसका तो पूरा बर्बाद हो गया ना सिस्टम, उसका पूरा इकोनॉमी ही बैंकक्रप्ट हो गया। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डोमिनेंस। और इकोनॉमिक डोमिनेंस करके मामला, जैसे जानबूझ करे पहले हमारा बर्बाद किया मोबाइल वाला मार्केट, फिर हमारे कपड़ा वाला मार्केट में आया, और फिर कपड़ा ऐसा ऐसा बनाना शुरू किया, कपड़ा वाला जो है उसको बर्बाद करना शुरू किया, हैंडलूम और कारीगरी सारा। तो लॉजिक क्या है, इकोनॉमिक डोमिनेंस ऐसे ही तरीके से किया जाता है। इधर देखो, ये तो धर्म के नाम पर भी बेचता है चाइना। मैंने पढ़ाया भी था, भूटान के अंदर ये जानबूझ के जाता था, क्योंकि भूटान कभी भी चाइना को पसंद नहीं करता है, तो भूटान के अंदर टूरिस्ट को भेजा कि भैया जाएंगे एक टूरिस्ट खाली 5-10 को बस में, आज जाता था, और टूरिस्ट लोगों को क्या करता था, चाइना जैकेट वैकेट पहना देता था, खूब डिजाइनदार, एकदम हल्का जैकेट, और ठंड भी नहीं लग रहा है। और वहां जाते थे लोग, होटल में रहते थे, और वहां के भूटान के लोगों को देकर चले आते थे। अब सर जैसे 2-3-10 को दे के आ गए, तो सब में इनसिक्योरिटी तो होगा यार, हम लोग पहन, मान लो चट्टी का बोरा कोई पहन रहा है ठंड से बचने के लिए, और एक आदमी ऐसा जैकेट पहने हुआ जो बिल्कुल हल्का है और उसको ठंड नहीं लग रहा, तो थोड़ा तो इनसिक्योरिटी होगा कि भाई ये चट्टी के बोरा से अच्छा तो वो है, वो लाया कहां से। अब वो बोला कि हमको वो फलना जो दिया था वो चाइना का है, इनसिक्योरिटी क्रिएट किया। सर भूटान के लोगों को ये मजबूर कर दिया कि वो लोग डिमांड करने लगे कि हमको चाइनीज प्रोडक्ट चाहिए, हमको चाइना का जैकेट चाहिए। प्लस वहां के अखबार वाले को चाइना ने खरीदा, और अखबार के खरीद के बोलना शुरू किया कि बोलिए कि चाइना से रिलेशन अगर नहीं रखे तो सर आपका पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो बेकार हो जाएगा, इसलिए हमसे रिलेशन रखें। तो चाइना जो है उस सब का सब जो काम करता है वो इकोनॉमिक डोमिनेंस कर बीआरआई के थ्रू करता है। क्या सुन पा रहे हो? तो सर अगर कोई भी आदमी इकोनॉमिक डोमिनेंस करे तो काम जो है वो बहुत ही खराब हो सकता है किसी दूसरे कंट्री के लिए। उसी को बोलते हैं, एक शब्द नाम दिए है डंपिंग। सुन पा रहे हो? ये जो डंपिंग यहां दिख रहा है, डंपिंग दिख रहा है, डंपिंग। तो डंपिंग का मतलब सिंपल है कि चाइना के पास जब उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया था, उसको जरूरत नहीं था, तो खपत करने के लिए इसने विश्व कल्याण करना शुरू कर दिया। और विश्व कल्याण किया कि अपना कल्याण किया, अपना कल्याण। अब इंडिया क्या बोला, क्यों अपोज किया कि अगर आपको इतना ही कल्याण करना है तो टैक्स दो दूसरे कंट्री का। ये कौन सा कल्याण है कि टैक्स ही बचा ले रहे हो तुम?
और इधर बताओ, चाइना को क्या वो प्रोडक्ट की जरूरत थी? नहीं थी, क्योंकि वो बेकार था। वो अगर बेचता भी तो मान लो 1000 रुपए में बेचता, लेकिन अभी तो कोई ले ही नहीं रहा है, उसको जरूरत भी नहीं है, और ये फ्री में कल्याण के नाम पे आगे चला गया। और इस प्रोडक्ट को मान लो 100 रुपए में भी अगर बेच रहा है, तब भी तो इसने बहुत सारा प्रॉफिट वहां से निकाल लिया, और ऊपर से टैक्स भी देना नहीं है। तो इंडिया बार बार बोलता है कि अगर कल्याण इतना ही करना चाहते हैं तो टैक्स मत लीजिए। हमने भूटान को सारा कुछ दिया, एक बेटे की तरह पाला है, और हम भूटान को ऑलरेडी उससे हमने कभी भी कुछ भी नहीं लिया। यानी कि इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भूटान से हमने ना तो टैक्स लिया, ना भूटान को हमने ये भी नहीं बोला भूटान को कि तू 20 रुपए नहीं 5 रुपए दे देना, नेवर, फ्री, बिल्कुल, हम कोई चीज तुमसे नहीं लेंगे। तुमको हमको बढ़ाना है, तुमको मदद करना है, मदद करेंगे, बात खत्म। यहां तक क्लियर है? तो लॉजिक क्या है, ध्यान से समझना। लॉजिक सिंपल है कि बॉस, अगर आप इसके आगे जाने की कोशिश करते हो या कुछ भी, तो इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना क्या इकोनॉमिक डोमिनेंस, बिकॉज यू आर इमर्जिंग एज ए ग्लोबल पावर, यू वांट टू असर्ट राइजिंग एम्बिशंस, ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर। तो सिंपल सा मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक डोमिनेंस क्यों करते हैं? क्योंकि आपका मोटिव है कि इंडिया आगे ना बढ़े, और आप चाहते हैं कि हम पावरफुल बने। इधर देखो ना, आप क्या करोगे, आप जब देखोगे कि कोई आदमी, दो तरीका है, आपके पड़ोसी अगर कार लेके आया है तो दो तरीका, एक तरीका है कि आप भी कार लेके आएंगे, दूसरा तरीका ये है कि पड़ोसी लेके आया तो शीशा चला के फोड़ दिए, मारे पत्थर फोड़ ही दिए, बात बराबर हो गया। दो तरीका है, दोनों में संतुष्टि मिलेगा आपको, बड़ा तेज बना तलाना, शीशे में फोड़ देनी है। अब ये जो है जस्टिफाई करने का, आपको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब इसमें से कोई आदमी शीशा खाली अगर फोड़ता शुरू करे तो बेकार है, क्योंकि चाइना पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा पावर है, उसको हराने के लिए। इधर देखो, ये क्यों कोरोना का नौटंकी किया है जानबूझ के, ये हरामखोर, और बॉर्डर का विवाद क्यों किया है लॉकडाउन में चाइना। पूरा इटली बर्बाद हो गया सर कोरोना से, अमेरिका उधर अलग बर्बाद है। ये देखा कि इंडिया वाला सबको कोरोना का असर नहीं पड़ रहा है, सबसे झाड़ के फेंक दे रहा है, तब उस समय वो कहा कि बॉर्डर में उलझाओ इंडिया को, क्योंकि चाइना का मेंटली पहले से प्रोग्राम्ड है कि उसको इकोनॉमिक डोमिनेंस करना है। तो दो तरीके हैं, खुद आगे निकल जाओ, और जो दूसरे हैं उनको डोमिनेट करके दबा के नीचे कर दो। तो सर देखा कि सब कंट्री को तब उलझा दिए हैं, इंडिया नहीं उलझ रहा है आरामखोर। तो इंडिया को उलझाने का क्या तरीका है, बॉर्डर में सुलझे। उसी समय नेपाल बोलना शुरू कर दिया कि हमारा है ये वाला, उसी समय भूटान को नहीं, उधर चाइना ने पाकिस्तान को उलझा दिया, श्रीलंका को, सब बोलना शुरू कर दिया। सबको लॉकडाउन में ही पड़ा था, और लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ सब अपना अपना हाथ झाड़ लिए, सब वो चीज एक्सेप्ट कर लिए। तो सब चाइना कर रहा था। चाइना क्यों किया कि हम फंसे, लेकिन इंडिया भी सर बेवकूफ नहीं है, इंडिया समझ चुका था कि चाइना क्यों कर रहा है, और इसलिए हम लोगों ने उस लेवल पे काम नहीं किया। हम लोगों ने बात बड़ा बड़ा किया, खूब बोले अगर हो ही तो हो ही, सबको लग रहा था बुझा तो अब की बार हो जाए चाइना के लिए, समझ में, सबको ऐसा लग रहा था। हमने ऐसा माहौल क्रिएट ही कर दिया कि अगर होगा तो आर पार इस पर हो जाएगा। लेकिन हमारा बैक जो है, जो हमारा सिस्टमेटिक ढंग है, जो फॉरेन पॉलिसी और सारा कुछ था, हमने समझ गए थे इस बात को, और हमने अपने इकोनॉमिक बहुत अच्छे से मजबूत किया है। ध्यान रखना, जब भी कोई कंट्री बहुत तेजी से ग्रोथ आगे करने वाला होता है तो थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम एक ही स्पीड से भाग जाएगा, थोड़ा स्लो डाउन जरूर होगा, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। जब 2014 में, उसके बाद 2016 में क्या हुआ था, नोटबंदी, तो सारा का सारा पूरा का पूरा इंडिया लग रहा था कि भाई हो गया, जीवन ही खत्म हो गया है, लाइन में लगा हुआ है, परेशान हो रहा था, ट्रांजेक्शन का पैसा नहीं है। लेकिन आज के समय में देखो, अभी पैसा को खाता में ही लोग रखना पसंद कर रहे हैं, फोन पर सट्टा से मार दिया, कैश अभी कोई रखना नहीं, कैश जल्दी आ रहा है ना, वो करे भैया हमारे अकाउंट में डाल दे, पैसा लेके डाल दे, लेकिन डाल दे, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वहां सिक्योर है। सब्जी वाले को भी पता है कि भैया कैश ना दी मार दिया ही में। सब्जी वाले को फायदा किस बात का है कि 1 रुपया भी चाहिए तो फोन पे कर दी। पहले क्या होता था, 1 रुपया होता जाए बिहान हम तो बिहान दे दम। हम चूंकि एक बार नॉर्मली क्या था, वही बोले कि तुम फोन पे से लो, फायदे में रहोगे, तुम्हारा फायदा है भाई। अगर सब्जी वाला कोई फोन पे से नहीं रहा तो उसका घाटा है, क्योंकि हर बार 1 रुपया 2 रुपया बचा के जाएगा। एक तो पहले बात आता था लोग का, मिर्च फ्री में, जनौषधि अधिकार, धनिया का पत्ता फ्री में, ये तो हमेशा है। वो 100 रुपए का ले चाहे 5 रुपए का ले, धनिया ना रख लो, वो मांगेगा ही मांगेगा, ये आदत है। तो उससे बेहतर क्या है कि फोन पे रखो। और सब्जी वाला सभी बड़ा तेज है, उसका फोन पे है स्कैनर, कुछ लोगों को ही देता है, बाकी बोरा में छिपा के स्कैनर और रखेगा, वो जल्दी लेगा नहीं। और जब देखेगा तो हम देखे, हम जब ले रहे थे तब बोले कि यार इसका 7 रुपया बाकी रह गया था। अब 7 रुपया था तो ये आदमी जो है, हम देखे कि चालू टाइप का आदमी था, ये बोला बयान ले लिया। तो हम बोले भाई फोन पे से ले लो, अब वो हमारी तरफ देख रहा है, हमें लग रहा मारपीट करेंगे। हाँ जैसे, अब बोला हाँ सर दे दीजिए 7 रुपये फोन पे। अब सर वो इधर हमारी तरफ देख के इसे फोन पे कर रहा था कि भाई क्योंकि वो तो बचाने के चक्कर में था।
और हम उसको बेकार। बताओ ऐसे तो लोग को चूना लगा के क्या फायदा है? चूना लगाना है तो बड़े बड़े लोग को चूना लगाओ, सब्जी वाले को चूना लगा के क्या ही करोगे? विजय मल्ल्या टाइप चूना लगाओ। बताओ गवर्नमेंट को चूना लगा दिया तो गवर्नमेंट को चूना लगाइए ना, मतलब किसको लगा रहे हैं चूना? खैर गलत। इधर इकोनॉमिक डोमिनेंस हो गया, का डिमांड ज्यादा है, देन वो बहुत ज्यादा उत्पादन किया और बी को बेच सके काफी उसको सस्ते दाम पर, वजह से बी देश व्यापारी अपना व्यापार बंद कर लेंगे और वहां पे फिर चाइना का ही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा। चाइना ने जानबूझकर ये क्रिएट किया। क्लियर है यहां तक? अब जरा इधर आना, लास्ट आज के लिए ये वाला, इंडिया अपोज्ड बीआरआई दिख रहा है पहले? इंडिया अपोज बीआरआई क्योंकि चाइना जानता था कि सभी देश जो है टैक्स लगाएंगे, इसलिए चाइना ने सीधा बोलना शुरू किया कि कल्याण करेंगे, टैक्स भी काफी दिमाग में रख लेना है। चलो आज के लिए लास्ट एक और टॉपिक के बाद खत्म करते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज भी फैला हुआ था, नहीं अफवाह फैलाया था कि कोरोना जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि इंडिया जो है 5G का ट्रायल किया था, बीच में लॉकडाउन में आया था कि इंडिया जो है 5G का ट्रायल कर रहा है, इसी के कारण कोरोना फैल गया है। अरे वो चाइना किया था जानबूझ के, क्योंकि चाइना से देखो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर लेते थे, चाइना से हम जितना भी फाइबर लेते थे तो हमने उसको मना कर दिया और हमने बोला कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है कि हम लोग अपना उत्पादन कर लेंगे। तो चाइना को अच्छा नहीं लगा, तो चाइना ने अफवाह फैला दिया कि 5G का ट्रायल किया इसलिए। अधिकतर बोल भी रहा था, कुछ लोग भी बोल रहा था कि एसी में चलाने के कारण जो है, जो एसी में रह रहे उनको ज्यादा कोरोना पकड़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? उस हिसाब से मतलब सबको पकड़ लेना चाहिए था। तो चाइना ने भी जानबूझकर इस तरीके का कांड किया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। चलो 2 मिनट और रुक ही जाओ, इसको भी निपटा ही लेते हैं। बीआरए के फुल फॉर्म याद है ना? ठीक है। अब एक है हाइफनेशन, एक है डीहाइफनेशन। आई थिंक सबको याद होना चाहिए, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं। इस वाले पॉइंट को एक बार देख तो लो, खाली देख लो एक बार, थोड़ा मेरा भी मन शांत हो जाएगा। देख लो, पूरा प्रफड़ाक से सोना मत। पढ़ पा रहे हो क्या? पढ़ ही ले रहे होगे? आंख सबका ठीक है ना? ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो नोट्स किस तरीके से है, एकदम आसान है पढ़ने में, कोई टफ नहीं है, आराम से इसको कोई भी पढ़ सकता है। इतना इजीली वो बनाया गया है, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, वैसे कर भी रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस तरीके का नोट्स आपको नहीं मिलेगा, इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा। ये कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है कि मैं जाकर कहीं एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर ली। A to Z ये मिक्सअप है कि आपको पूरा कहानी की तरह सब कुछ लग जाएगा, इसमें एफर्ट लगता है बहुत ज्यादा। और इसके बावजूद भी कोई अगर नहीं पढ़ पाए तो मुझे, मैं बार बार बोला हूँ कि मेरे यहाँ मेरे से पढ़ने के बाद अगर कोई आदमी आईएएस नहीं बनता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात का कि वो दुनिया के किसी कोने में चल जाए नहीं बनेगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ चीजों को छोड़कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, बहुत विश्वास के साथ, क्योंकि मैंने जो चीजें देखा है उससे आइडियाज मैं बता रहा हूँ कि इतना आसानी से आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। बाकी ये तथ्य है जो मैंने ऑब्जर्व ऑलरेडी किया है, एक पे नहीं बहुत लोगों पे रिसर्च है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक है वर्ड हाइफनेशन, लास्ट है आज के लिए, दूसरा है डीहाइफनेशन, चूंकि इंपॉर्टेंट है और जल्दी हो जाएगा। देखो हाइफन तो जानते ही हो क्या होता है, तो हाइफन एक सिंबल ही होता है, ए हाइफन बी, है ना?
तो ए, चल जा, ए हाइफन बी। सुन पा रहे हैं? तो पहले जो वर्ड है पहले समझ लो आराम से। पहले जब भी हम लिखे करते थे और न्यूज पेपर में जब भी कभी आता था तो लिखा रहता था इंडो पाक, और बीच में क्या है, हाइफन। तो सिर्फ हाइफन का सिंबल से मतलब नहीं है, हाइफन का मतलब था सिंपल कि जब भी कभी कोई भी कंट्री किसी एक से मिलेगा, ध्यान से समझना, मतलब एक है इंडिया, एक है पाकिस्तान, तो अगर अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ कोई रिलेशन बनाए तो ये जरूर सोचेगा कि पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। सुन पा रहे हैं? और अगर सेम चीज अगर अमेरिका पाकिस्तान से कुछ अपना पॉलिसी या कुछ रिलेशन बनाता है तो वो जरूर सोच समझ के करेगा कि आखिर इसके कारण इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब कभी कोई देश किसी दूसरे देश के साथ कोई रिलेशन बनाए इस बात को लेकर कि दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको बोलेंगे क्या, हाइफेनेशन। और जब कोई भी कंट्री किसी से जुड़े और एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि किसी तीसरे कंट्री को क्या फर्क पड़े, उसको बोलते हैं क्या, डी हाइफेनेशन। क्या समझ में आ गया? तो जैसे इसलिए इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई शुरुआत में बहुत जबरदस्त था, तो कोई भी कंट्री जुड़ता था इंडिया से तो जरूर सोचता था एक बार कि पाकिस्तान वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, और पाकिस्तान से जुड़ता था तो ये भी सोचता था कि इंडिया तो बुरा नहीं मान जाएगा, इसलिए वर्ड यूज होता था क्या, इंडो पाक। लेकिन अब क्या इस्तेमाल होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बीच में हाइफन नहीं है, तो हाइफन था तो हाइफनेशन, हाइफन हट गया, डी हाइफनेशन। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या सिर्फ सिंबल है या उसका डेप्थ है, डेप्थ है। तो अब हम जब भी कभी और आप मेंस में लिखेंगे तो इंडो पाक मत इस्तेमाल करिएगा, आप इंडिया एंड पाकिस्तान इस्तेमाल करिएगा, और अगर आपको बहुत जल्दी है शॉर्ट में तो इंडिया एंड पाक इस्तेमाल करिएगा। सुन पा रहे हैं ध्यान से? तो लॉजिक क्या है, हाइफनेशन का मतलब। अब मुझे बताओ, अमेरिका अगर जुड़ रहा है इंडिया से तो उसको कोई घंटा फर्क पड़ता है क्या कि पाकिस्तान क्या सोचे, नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए अमेरिका अब धूमधाम से इंडिया के साथ जुड़ते थे, देखो। और यही तीखा मिर्च पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका के साथ तो ये उतना अच्छा जुड़ रहा है, और जो कि क्यों, क्योंकि अमेरिका का बेटा एक और है, वो है पाकिस्तान, जो बोले वही करता है, हरामखोर। तो लॉजिक क्या है, यूएस से इंडिया के साथ जुड़ा। और ध्यान से समझना, पाकिस्तान ऐसा प्राणी है कि सर यूएस से जब उसको भाव नहीं दिया तो चल गया रसिया के पास। कौन, पाकिस्तान। तो किसी का नहीं है, वो खुद का नहीं है तो किसी और पे क्या ही होगा। जो आदमी अपने मम्मी पापा का अगर इज्जत ना करे उससे कभी सादुदी मत करना। सिंपल से बहुत लोग क्वेश्चन नहीं पूछते कि सर पार्टनर कैसे चुने, तो पार्टनर चुनने का बेस्ट तरीका है ये देखो कि वो अपने मम्मी पापा के साथ कैसा बिहेव करता है। अगर वो मम्मी पापा के साथ ठीक बिहेव करता है तो आपकी लाइफ उसका ठीक ठाक चल जाएगा। अगर मम्मी पापा के साथ बिहेव खराब करता है तो भैया उसके साथ कभी मत जुड़ना, वो आपको बर्बाद कर देगा। ये तथ्य है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मम्मी पापा कभी कभी उबारू टाइप हो जाते हैं तो मम्मी पापा कितना भी बार हो जाए, इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि आप उनके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हो। अगर वो हो गए बेकार, और मैंने तो जहां तक देखा है कि मम्मी पापा जब किसी के बहुत मारपीट करने वाले और बेकार हो जाते हैं, मैंने देखा है कि उनका बेटा ठीक हो जाता है कभी कभी। वो इसलिए हो जाता है कि उसने अपना फैसला लिया। मैंने बताया नहीं था कि दो रियल स्टोरी है कि एक बाप जो नशेड़ी था, खूब पीता था और अपनी वाइफ को खूब मारता था, यानी कि उसकी माँ को, जिसके दो बेटे थे। एक बेटा आईएएस बन गया, एक बेटा क्रिमिनल बन गया, या दारूबाज बन गया। क्योंकि एक बेटे ने सोचा हमको बाप की तरह नहीं बनना है चाहे जो हो जाए, एक बेटा क्या सोचा, हम बाप ही की तरह बनेंगे। तो फैक्ट इज कि जब आपको, हमें बता रहे लाइफ में बड़ा काम है कैसे, कोई बताने वाला नहीं है, पार्टनर कैसे चुने कौन बताएगा जल्दी। तो सर चुनने का सिंपल सा तरीका है, आप देखोगे रिलेशन कैसा उसका फादर मदर के साथ है। फादर मदर के साथ बेकार रिलेशन है, लात मार के भाग जाना उसको। समझ में आ रहा है? अगर बात नहीं करे तब भी। तो सर एक हो गया हाइफनेशन, दूसरा क्या हो गया, डी हाइफनेशन। तो अब क्या, कोई कंट्री किसी से जुड़ेगा इंडिया से तो उसको फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या सोचता है क्या नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए अब हम उसको वर्ड को, तो हम अभी हाइफनेशन में जी रहे हैं कि डी हाइफनेशन में जी रहे हैं, डी हाइफनेशन। सो टुडे वी आर लिविंग इन डी हाइफनेशन। ठीक है, चलिए। और आज के लिए फिर एक लास्ट है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो आज रहने देते इतना, है ना। एक और पार्ट है उसको करा देता हूं, बाकी मेन पार्ट फिर कल करा दूंगा। कल अफगानिस्तान शुरू होगा, ये वाला थुसीडाइड का सिद्धांत, ये जान लो थोड़ा, क्योंकि हर जगह फिर आता ही, इसलिए मैं इसको पहले ही बता देता हूं। देख रहे हो, थुसीडाइड प्रिंसिपल्स, थुसीडाइड का सिद्धांत। पहली बात कि थुसीडाइड एक इतिहासकार था जो एथेंस का था, और एथेंस किसका राजधानी है, ग्रीस। तो ये भाई साहब बड़ा तेज आदमी है। इसने बोला था कि जब भी कभी, इधर ध्यान से समझना, जो कोई कंट्री जो पहले से पावरफुल है, यूएसए मान लो, और कोई दूसरा कंट्री इंडिया जो पावरफुल बन रहा है, राइजिंग पावर है, तो जो राइजिंग पावर होगा
उसको चुपचाप कराने के लिए ये पावरफुल कंट्री जो है हमेशा इनसिक्योर होगा और कुछ ना कुछ उसके खिलाफ एक्शन करेगा। उसी को बोलेंगे क्या? थुसीडाइड का सिद्धांत। जैसे अमेरिका देखना चाइना को भी काउंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना इज अ राइजिंग पावर और चाइना से इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका की जीडीपी को टारगेट करेगा वो, और अमेरिका की जीडीपी से शायद क्रॉस भी कर जाए। तो अमेरिका को सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी किससे होगा? चाइना से। तो एस्टेब्लिश्ड पावर कौन है? अमेरिका। राइजिंग पावर कौन है? चाइना। सो राइजिंग पावर जो है चाइना, ये वाला, ये इससे हमेशा थोड़ा इनसिक्योरिटी किसको होगा? एस्टेब्लिश्ड पावर को, और इसके बदले कुछ ना कुछ वो काम करेगा। कुछ बुझा रहा है? दिस इज कॉल्ड थुसीडाइड प्रिंसिपल। तो व्हेन एस्टेब्लिश्ड पावर गेट्स इनसिक्योर्ड ड्यू टू द राइजिंग पावर, दैट इज कॉल्ड थुसीडाइड का सिद्धांत। क्लियर यहां तक? पक्का ना? तो आज यहां तक रखते हैं। अब जो पढ़े हैं 5 मिनट अगर समय हो तो सांस लेके रिवाइज कर लो, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलते हो? तो सर ओवरऑल पूरा एक बार खाली कॉपी पलटो, हम पूछेंगे तो जवाब देते रहना, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से दिमाग में ला लो कि पहला पहला टाइम क्या पढ़े। अगर आप दिमाग में ला रहे हो तो ठीक है, नहीं तो भैया हम ही मेहनत ज्यादा करते हैं आप लोग के लिए, हम करते रहेंगे। आपकी मर्जी है, आप क्या करो नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं ऊपर से धाएं धाएं, फिर आपसे पूछ लेंगे, क्लास खत्म करेंगे। तो जरा आइएगा, यहाँ पे टाइमलाइन दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो सर टाइमलाइन 1914 से 18 वर्ल्ड वॉर 1, यूनिपोलर, बाइपोलर, कोल्ड वॉर, इस पोस्ट कोल्ड वॉर दिमाग में रहना चाहिए। एज ऑफ अनसर्टेनिटी कब बढ़ा कब घटा, दिमाग में रहना चाहिए। डायस्पोरा की बात करते हैं तो इंडियन डायस्पोरा में सिटीजन मिनिमम 2 जनरेशन किसी दूसरे कंट्री में होना चाहिए। अगर अमेरिका के लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इंडियन डायस्पोरा कि अमेरिकन डायस्पोरा? अमेरिकन डायस्पोरा। तो ये डायस्पोरा मिनिमम 2 जनरेशन एटलीस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है अलायंस, 3 कंडीशंस, कॉमन वैल्यूज होने चाहिए। और दूसरा, इसका दूसरा पहलू मैंने बता दिया इसके अलावा कि पावरफुल कंट्री प्रपोज करता है ताकि उसके बदले वो मार्केट एक्सेस ले और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि तुम्हारा रक्षा हम करेंगे। अलायंस से थोड़ा सा हट के बस सेम है एसपीए। एसपीए में यह है कि दोनों अपना बॉर्डर की रक्षा कर सकते हैं। उससे ऊपर की बात करेगी एग्जांपल इंडिया एंड जापान। अगर हम एसपीए से थोड़ा और आगे बढ़े तो मिलेगा ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग। तो दो लोग जब दो कंट्री आपस में एक्सरसाइज करते हैं अभ्यास, ताकि सीख सके इंटरऑपरेबिलिटी कि तुम्हारे पास क्या है मेरे पास स्किल्स क्या है, उसको एक्सरसाइज बोलेंगे। पेट्रोलिंग मतलब सिंपल गश्ती लगाना होता है। ये दोनों चीज बिना किसी अलायंस के पॉसिबल है, आराम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे पढ़े, क्या? कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैंने बोला मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? टॉक्स, वार्ता, समझौता से ही सारा काम होता है। आगे बढ़ेंगे, वार एंड सिविल वार। तो सिविल वार आपको पता है, जब कम्युनिटी या फिर कोई ग्रुप्स देश के अंदर ही लड़ाई करे तो सर सिविल वार। जैसे मान लो मणिपुर में लड़ाई हो रहा था, तो मणिपुर में लड़ाई तो क्या सिविल वार है कि वार है? सिविल वार है। तो उसके बाद फिर यहाँ सिविल वार के बाद वार। वार में सिंपल किसी दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी को अटैक करते हैं, तो हमारा ये हक है कि हम उसके बदले उसको काउंटर अटैक करें। क्लियर है? अब उसके बाद हमने पढ़ा है आपको बैलेंस ऑफ पावर। याद रहेगा कि कोई भी कंट्री 4 में से एक पावरफुल होने की कोशिश करेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी 2 या 3 आदमी उसमें आकर उसको बैलेंस करेगा, उसको बोलते हैं क्या? बैलेंस ऑफ पावर। अब उसके आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हमने ये तीनों पढ़ा है आपको। तो क्या हम अभी कॉलोनिज्म में जी रहे हैं कि इंपीरियलिज्म में जी रहे हैं? नियो कॉलोनिज्म में जी रहे हैं ना, हम इन दोनों में से कोई नहीं, जो कि इनडायरेक्टली हम अभी भी गुलाम हैं। आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट का मतलब आपको पता है, इंडिया कभी भी क्या कंप्लीट डिसआर्मामेंट कर सकता है? नो। हमारा जो नेवर है वो बहुत ही शांतिपूर्वक रहता है, तो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है जियोपॉलिटिक्स। इस दुनिया में 2 इंपॉर्टेंट, लोकेशन और रिसोर्स। तो ईरान हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है हमको सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान जाने के लिए। और हम अगर रिसोर्स वाइज बात करें तो सऊदी अरेबिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑयल एंड और रिसोर्स इंपोर्ट करेगा। अब उसके बाद हम पैरा डिप्लोमेसी आपको पढ़ा है कि जब भी कभी एक केंद्र का सरकार राज्य को ये परमिशन दे कि किसी देश से बात करे और उस पर समझौता कर कर बताए, उसको क्या बोलेंगे? पैरा डिप्लोमेसी। क्या क्लियर है? एग्जांपल वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश और तीस्ता रिवर का इशू है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, तो आपको इकोनॉमिक डोमिनेंस मिलेगा कि जब आप किसी दूसरे देश में जाकर वहां के प्रोडक्ट का प्राइस कम कर कर आप अपना बेच ले और वहां का पूरा मार्केट खराब कर दे। ये चाइना का ही नियत है और वहां जाकर वो अपना डंपिंग करना शुरू कर देता है। आगे है उसके बाद हाइफनेशन एंड डिहाइफनेशन। ये बता दिया आपको कि सर हाइफन शब्द अब इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि अब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या कर रहा है या उसको क्या फर्क पड़ रहा है। उसके बाद आगे मैंने बढ़ाया थुसीडाइड का सिद्धांत, जिसका मतलब सिंपल क्या है कि जब भी कोई एक राइजिंग पावर बढ़ेगा तो जो पहले से पावरफुल है उसको इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी। क्या मजा है यहां तक? जो ऐसा नो तो सर ये प्लीज रिवाइज कर लेना, बाकी कल हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।